अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल लाइव्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के 10th पार्ट को। इस नॉवल के 10th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और थोड़ा सा बेल आइकन। तो चले स्टार्ट करते हैं। जब वो उठी तो उसे उम्मीद थी शायद आज वो यहाँ ही हो, मगर उसे ही अपने बराबर ना पाकर उसे मायूसी हुई। साथ कमरे का जायजा लेने लगी जो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, जैसे रात को यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो लंबा सांस खींच कर उठ गई। तभी दरवाजे पर बेल हुई तो उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, जहाँ रूम सर्विस लड़का खड़ा था। जी। अस्परा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, मगर वो उसे पेपर पकड़ाकर वैसे ही वापसी के लिए मुड़ गया। वो उसे पीछे से पुकारने लगी, मगर वो उनका अनसुना करता गायब हो गया। अस्परा ने हैरत से दरवाज़ा बंद करके पेपर खोला और उस पर लिखी सतर पढ़ने लगी। मुझसे शाम 7 बजे पार्किंग लॉट में मिलो, सनान। अस्परा का दिल खौफ और हैरत की वजह से तेज़ी से धड़कने लगा। उसके जहन में बहुत से सवाल गर्दिश करने लगे, जैसे कि वो कैसे अंदर आया, क्या वो ये जगह जलाने वाला है, अब उसका मकसद क्या है। साथ ही उसकी नज़र क्लॉक पर पड़ी जो बजा रही थी, 6:30 बजा रही थी। मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ? अगर निकली भी तो आगे ही मेरा रोमेरो होगा, मेरे बॉडी गार्ड के तौर पर। मैं इससे कैसे बचकर सनान के पास जा सकूँगी? आखिर ये ऑफिसर सोच क्या रहा है? मुझसे कैसे तवक्का कर सकता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी? और सबसे बढ़कर अगर वो ऑफिसर ही ना हुआ तो फिर? वो लब चबाते हुए कमरे में यहाँ वहाँ टहलते हुए सोचने लगी। उसने हुडी पहनी और दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई, क्योंकि तजस्सुस की हमेशा जीत होती है। और वो उसके हाथों मजबूर होकर ऑफिसर सनान से मिलने जा रही थी। वो जैसे ही कसीनो में दाखिल हुई तो रोमेरो ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए। उसे अपनी जानिब बता देखकर वो सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि रोमेरो यहाँ से कुछ देर के लिए गायब हो जाए। क्या कोई प्रॉब्लम है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो जैसे ही करीब पहुँचा फौरी से पूछने लगा, अरम किधर है? उसके जहन में जो पहला सवाल आया वो वही पूछने लगी। खैर सर काम कर रहे हैं, वो मशकूक लहजे में बोला। कसिनो में ही, गैराज में है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं आपको अभी नहीं कोई बात नहीं। अब एक्चुअली मुझे कमरे में घुटन हो रही थी तो मैं कुछ फ्रेश होना हवा लेने के लिए बाहर आ गई हूँ। मैं फाउंटेन के पास जा रही हूँ, अगर हो सके तो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर वहाँ ही आ जाओ, मेरा कुछ ठंडा सा पीने का मूड है। वो उसकी बात काटते हुए बोली, ओके मैं ले आता हूँ। जब वो कहकर बाहर की जानिब बढ़ गई तो अस्परा ने बढ़ गया तो अस्परा ने आखिरी दफ़ा उसे देखने के बाद अपने कदम कसीने से बाहर निकाल लिए, जहाँ जूम कम था और गार्ड्स भी कॉर्नर में खड़े हुए थे। उसने हुड पहना और पार्किंग एरिया की जानिब चलने लगी। वहाँ काफ़ी गाड़ियाँ देखकर उसे घुटन होने लगी, क्योंकि इधर किसी भी इंसान का नाम निशान नहीं था। वह सर से हुड उतार कर ऑफिसर को ढूंढने लगी। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। अपने पीछे जाने पहचाने आवाज़ सुनकर वो पलटकर सामने खड़े ऑफिसर सनान को देखने लगी। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था, तुम आम कपड़े पहन सकते हो ऑफिसर। अस्परा ने ऑफिसर सनान को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा था, इसलिए बोलने लगी, जिस पर वो हंसने लगा। मेरा नहीं ख्याल हमारे पास ज़्यादा वक्त है। हम सीरियस टॉपिक पर बात कर सकते हैं? ये मजाक तो चलते ही रहेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ पर बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली और दोस्त महफूज हैं, इसलिए सब ख़त्म है अब। अस्परा ने कंधे चकाते हुए कहा, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही ख़त्म हो सकता जब तक अरहम ना मर ना चाहे। ये तुम अच्छे से जानती हो। ऑफिसर ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, जिस पर वो अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद करके रह गई। वैसे तुम मुझे एक बात बता सकती हो, तुम उसके पास वापस क्यों आई? क्या तुम भूल गई हमने कितनी मुश्किल से तुम्हें उसकी दुनिया से निकाला था? अस्परा के चुप रहने पर वो मजीद पूछने लगे, मैं जानती हूँ तुमने मुझे और मेरी फैमिली को बचाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना किया है। इसके लिए मैं और मेरी फैमिली तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन अभी वापस आने का फ़ैसला मेरा अपना था। मैं उससे नहीं जीत सकती, क्योंकि वो तब तक सुकून से ना बैठता जब तक मुझे हासिल न कर लेता। अस्परा ने वजाहत से देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा ये फ़ैसला। क्या तुम्हें शक था कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे? क्या यही असल वजह है कि तुम वापस यहाँ मौजूद हो? ऑफिसर, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मैं बस अपनी फैमिली और दोस्तों की हिफाजत करना चाहती हूँ। थी हाँ तो मैं भी हिफाजत ही कर रहा था ना, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली और दोस्तों की। मैं चाहता तो उस रात ही अरहम को जान से मार देता, कितना अच्छा मौका था। मगर मैंने तुम्हें ज़्यादा अहमियत दी कि तुम्हें उसके चुंगल से बचा सकूं। लेकिन फिर यहाँ हो डैमिट। उसकी बात पर अस्परा की आंखों से आंसू निकलकर गालों के पर गिरने लगे, मगर उसने जल्दी से अपने हाथ की पुष्ट से उन्हें साफ़ किया, क्योंकि वो उसके सामने टूटा नहीं चाहती थी जो पहले ही हर्ट था। ऑफिसर, ऐसा लगता है तुमने ये इसलिए किया है क्योंकि तुम उसे चाहने लगी हो, मोहब्बत है तुम्हारे दिल में उसके लिए। क्या ऐसा ही है? उसके अल्फाज पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की। डेट्स नन ऑफ योर बिजनेस। उसने दो टोक लहजे में कहा, ओह मेरे खुदाया अस्परा, तुम ये नहीं कर सकती। तुम ये अपने साथ कैसे कर सकती हो? वो एक क्रिमिनल है। क्या तुम भूल गई हो उसने तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी प्रॉब्लम्स पैदा की हैं? यहाँ तक कि दानिश की टांग भी तोड़ दी थी। पागल लड़की, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो सकती है? वो गुस्से से एक लफ्ज़ से बाकर बोला, मगर वो खामोश रही। ये बहुत गलत है अस्परा, बहुत ज़्यादा। तुम्हें अभी
یہ زندگی ایڈونچرس اور مزے کی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ زندگی موت کے کنویں کی جانب لے کے جائے گی۔ یقین کرو تم بہت پچھتاؤ گے، اور بہت زیادہ۔ اور اس وقت آفیسر مجھے نہیں ہے محبت اس سے، میں خود بھی نہیں پتا اس کے لیے کیا سوچتی ہوں۔ جب وہ ہوتا ہے تو پھر بس وہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات مکمل کرنے ہونے سے پہلے اب سانس کھینچتے ہوئے نم لہجے میں بولی، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی محفوظ آئلینڈ کہیں بھی لے کے جاتا ہوں جہاں وہ نہ پہنچ سکے۔ آفیسر پلیز میرے فیصلے کی عزت کرو، آفیسر نے اسپرا نے حتمی لہجے میں کہا جس پر وہ سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا تم میرے لیے کام کر سکتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اسپرا نے اس کی جانب دیکھا جو اسے بہت ہارا ہوا لگا۔ یہ منحصر کرتا ہے تم اسے کیا کام کہتے ہو۔ معاشہ اور اس کے پاپا ارہم کے قبضے میں ہیں، کیا تم پتہ بتا سکتی ہو کہ انہیں اس وقت ارہم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ آفیسر نے اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، یہ تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ اس نے فوری حامی بھری۔ شکریہ اسپرا، وہ مذکور لہجے میں بولے، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ کر لوں گی اور پھر یہ انفارمیشن دانش کو دے دوں گی، وہ خود ہی آپ کو انفارم کر دے گا، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ تو آفیسر سنان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ایج کی میری بیٹی بھی ہے، بہت مشکل سے تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اوپس، کیا ایموشنل ملاپ ہو رہا ہے، قسم سے میرے دل میں تو درد اٹھنے لگا ہے۔ کیا تمہارے دل میں بھی تکلیف اٹھ رہی ہے ارہم؟ زبیر کے الفاظ پر سنان اور اسپرا فوری ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر پیچھے بائیں جانب دیکھنے لگے جہاں زبیر اور ارہم کھڑے تھے۔ اسپرا کا دل ارہم کو دیکھ کر زور زور سے دھڑکنے لگا، جو خالی نظر سے ان دونوں کو ہی جانب دیکھ رہا تھا اور جس کے بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بغل میں کھڑے زبیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے اسے سامنے کی سچویشن بہت مزہ دے رہی ہے۔ ارہم، میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، میں صرف بات کر رہی تھی۔ آئی پرومس، میرا تمہارے خلاف جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسپرا نے سنان کے سامنے آ کر اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم بہت کیوٹ لگتی ہو جب ایسے ڈرتی ہو، ابھی سمجھ آ رہا ہے تم نے اسے شادی کیوں کر لی، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے، جس پر اسپرا نے اپنے قدم پیچھے کی طرف کیے۔ تم بہت بڑے سپر ہو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ایک عورت کے پیچھے چھپ کر یہاں سے بھاگ سکتے ہو، زبیر نے سنان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں گھما کر کہا۔ میں عورت کے پیچھے نہیں چھپ رہا، میں ہر صورت اس جگہ سے نکل جاؤں گا۔ جب میں یہاں آنا جانتا ہوں تو واپس بھی جانا جانتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو مجھے مارنا نہیں چاہو گے، ظاہری سی بات ہے، شپمنٹ زیادہ ضروری ہیں جو اس وقت میرے پاس ہے۔ سنان اسپرا کے پیچھے کھڑا ہو کر پرسکون لہجے میں بولا، تم شپمنٹس کی وجہ پر مجھے خود کو مارنے سے نہیں روک سکتے، ویسے بھی وہ دوسری تیار ہو کر کلائنٹ تک پہنچ جائیں گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور اس رقم کا کیا جو تم پہلے ہی ان سے حاصل کر چکے ہو زبیر؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ شپمنٹس تم انعام کے طور پر خود کی ٹیم کے پاس ہی رکھ لو، ویسے بھی تم نے دن رات اتنی محنت کی ہے اسپرا کو ارہم سے چھڑانے کے لیے، تو آفیسر اتنا اجر تو بنتا ہی ہے نا۔ مجھے اور میری ٹیم کو تمہارے بکواس انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرضی تمہاری، ویسے بھی کچھ پل بعد تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، زبیر کہہ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ اسپرا نے پیچھے قدم لے کر آفیسر کے بازو پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ ان شپمنٹس میں مجھے ایک لڑکی بھی ملی تھی جو میرے قبضے میں ہے، کیا نام تھا اس کا؟ اسپرا؟ ہاں یاد آیا، شیزا، تمہاری وائف۔ اس کے بعد مکمل ہونے کی دیر تھی، زبیر نے آگے بڑھ کر زور سے ایک پنچ آفیسر کے منہ پر دے مارا۔ اگر اس کے جسم سے ایک بھی خون کا قطرہ نکلا نہ تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سنان وہ اس کا کالر پکڑ کر حلق کے بل چلایا۔ چھوڑ دو سنان کو، ارہم پہلی بار کچھ بولا۔ ارہم تو ایسے کیسے کہہ سکتی ہو، تم اسے زندہ یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، پلیز۔ اس کا کالر چھوڑ کر پیچھے ہوتے ہوئے چیخا، ہمیں اسے جانے دینا چاہیے، زبیر ذہن بولا۔ تو اسپرا نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، یہ اسے نہیں چھوڑے گا ذہن، اور میں اپنی بیوی کو ٹارچر ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اور جب وہ پہلے ہی بہت ہو چکی ہے۔ وہ گھرایا، اگر میں یہاں سے نہیں گیا تو وہ لوگ شیزا کو مار دیں گے، سنان نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، جس پر زبیر سرخ ہوتی آنکھوں سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں تمہارا قتل کر دوں گا، مار دوں گا میں تمہیں، وہ کہہ کر اس کی جانب بھاگا، مگر اس کے پیچھے سے پہنچنے سے پہلے زین نے پھرتی سے بھاگ کر اسے اپنے بازو سے دبوچ لیا۔ زبیر میری بات سنو، شیزا کو کچھ نہیں ہوگا، یقین کرو، ہم لوگ اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، زین نے جلدی سے بولنے لگا۔ نہیں، زبیر اس سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے چلایا، نکلو یہاں سے سنان، اگر تم یہاں کچھ لمحے مزید رکے تو وہ تمہارے سینہ چاک کر کے دل نکال لے گا، ارہم سے پاٹ لہجے میں بولا۔ تو سنان جلدی سے اس جگہ سے نکل گیا۔ نہیں شیزا، زبیر حلق کے بل چلایا تو اسپرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر زمین پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، یہ سب تمہاری غلطی ہے، تمہاری وجہ سے وہ ہوا ہے یہ، زبیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولنے لگا، تو وہ شوق سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم خوش ہوگی میری بیوی جو ان کے قبضے میں ہے، تم بہت بری ہو اسپرا، بہت زیادہ، کسی کی بھی سگی نہیں ہو، نفرت ہے مجھے تم سے، میں تمہیں اپنے دوست کی زندگی میں 2 پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم اس انسان جیسا انسان
डिज़र्व ही नहीं करती। धोखेबाज हो तुम, पीठ पीछे वार करने जानती हो। मैं जानता था शुरू से ही तुम धोखा दोगी और तुमने किया भी वही। उसका यकीन जीत कर तोड़ दिया। जब वो 10 दिन तुम्हारी पीछे तड़प रहा था तुम उस घटिया दानिश की खिदमत में मसरूफ़ थी, और आज मैं यहाँ से उस ऑफिसर से मिलने चली आई हूँ आज यहाँ उस ऑफिसर से मिलने चली आई हो। वो सिलकते हुए लहजे में बोलने लगा तो अस्परा पथराई जूझ के साथ भीगी आंखों से उसकी जानिब देखने लगे। आई हेट यू सो मच। बेशक हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इतनी शदीद तलब है उसे तुम्हारी, लेकिन यकीन करो अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो भी मर ही जाएगा। जाओ प्लीज़, चली जाओ, उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ उससे। उसके अल्फाज पर अस्परा शिद्दत से रोने लगी। फॉर गॉड से अस्परा, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। जैन ने एक लफ्ज़ से बाकर कहला, जैन तुम जानते हो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने कमरे में। जाओ अस्परा, जैन ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले कहा। जैन जाओ यहाँ से अस्परा, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। वो स्पार्ट लहजे में बोला तो अस्परा रोते हुए इन दोनों की जानिब देखने लगी। तभी अरहम उसकी जानिब बढ़ा, उसका बाजू पकड़कर ऊपर उठाया और तेज़ी से चलने लगा। अरहम, अस्परा ने तकलीफ से पुकारा क्योंकि उसके बाजू पर गिरफ्त इंतहाई सख्त थी और वो उसे खींचता हुआ किसी डार्क एरिया की जानिब ले जा रहा था। अरहम प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो अपना बाजू छुड़ाने लगी मगर उसकी गिरफ्त उस पर और सख्त हो गई। तकलीफ से उसके मुंह से कराह निकली और पाँव का बैलेंस बिगड़ा, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिरी, मगर वो परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। अरहम प्लीज़ शट अप, अरहम ने कहकर उसका बाजू छोड़कर उसके बाल अपने हाथ में दबोचे। खड़ी हो जाओ, और हमने कहा तो वह रोते हुए खड़ी हो गई। तो उसे बालों से पकड़कर ही गैराज में ले गया जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे। अस्परा के रोने गिराने पर सब गार्ड्स क्रॉस रुक कर उसे और अरहम को देखने लगे। मैं तुम लोगों की आंखें निकालूंगा, अकाब को खिला दूंगा अगर तुम में से किसी ने भी अपने सर पर ऊपर करके हम दोनों की तरफ देखा। उसके वार्न करने पर सब वर्कर्स और गार्ड्स के वजूद को कपाया और वो फौरी अपना सर नीचे झुका गए। जल्दी ही वो लोग लिफ्ट में दाखिल हो गए जो उन्हें सील में ले गई। और हमने डार्क रूम की सेल में दाखिल होकर अस्परा को ज़मीन की जानिब धकेला, जिससे वो फर्श पर गिरी। उसे सिसकते हुए बाल चेहरे से हटाए और सामने देखने लगी, मगर जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे दो इंसानों से टकराई उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मायशा, अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए पुकारा, जो इंतहाई भयानक हालत में थी। ऐसा लग रहा था मुद्दतों से उसने कंघी नहीं की थी। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, जबकि बाजू, टांगों और चेहरे पर खून जमा हुआ था। साथ ही उसकी नज़र पास बैठे चेयरमैन साहब पर गई, जिनका चेहरा उसके पहचान में ही नहीं आ रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और उन्होंने दीवार के साथ सर लगाया हुआ था, जिनके वजूद पर जगह जगह नाखून धंसे हुए थे। उनके चेहरे, बाजू, हाथों की हालत मायशा से भी बदतर थी। अगर मुझे पता होता मेरे पापा मुसलसल घूरने से वापस से सांस लेने लगेंगे तो मैं ये अमल पिछले 5 दिनों से कर रही होती। मायशा अस्परा के मुसलसल देखने पर चीखते हुए बोले, ओह माय गॉड मायशा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सॉरी। अस्परा ने रोते हुए कहा, ओह कम ऑन, इतना तो मैं भी नहीं रोई थी जब तुम्हारे शोहर ने मेरे पापा को मार दिया था। मायशा के कहने पर अस्परा फर्श से उठ गई और हमको जानिब देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ये तुम? ये वो चीखते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। क्यों किया तुमने ये? बोलो क्यों किया? उसकी शर्ट में अपने हाथों की मुट्ठी में जकड़कर बेबसी से रोने लगी। और हमने अपनी शर्ट उसके हाथ हटाकर खुद से दूर धकेला, उससे पहले वो वापस से ज़मीन पर गिरती। अली ने उसका बाजू पकड़कर गिरने से बचाया। उसी पर अस्परा ने मुड़कर कमरे में देखा, जहाँ से महसूस हुआ कली, अहमद और तीमिया भी उधर मौजूद थे। अहमद के हाथ में चाकू था, जबकि तीमिया के हाथ में पिस्टल मौजूद था, जो उसकी जानिब रिपोर्ट की तरह देख रही थी। चलो तुमने सबसे मिल तो लिया है। और हमने खाली नज़र से उसकी जानिब देखते हुए बोलने लगा, क्या अब हम लोग असल बात पर आए? वो अस्परा और मायशा की जानिब देखते हुए बोले, तुम पागल हो, किस्म से तुम जहनी मरीज़ हो। वो चिल्लाई, मैं जानता हूँ, और तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात तुमने रखा था जब पार्टी से वापस आया था। तुम ऐसे ही मेरा ख्याल रखती हो रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो एक लफ्ज़ चबाकर बोला। अरहम, तीमिया के पुकारने पर वो उसकी जानिब मुड़ा। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जी मैंने कहा तो। हमने उसे घूरने लगा, तुम मजाक कर रही हो, इन लोगों के पास शीशा है। तुमने ज़ुबैर को नहीं देखा किस कदर टूटा हुआ है आज मेरा दोस्त? वो नरमी से बोला, ये उसकी गलती नहीं थी। उसने सनान को नहीं बताया कि उनके पोर्ट में कैसे दाखिल होना है। उसने तो वजह बता देते हुए कहा, ज़ाहिर सी बात है उसने नहीं दी, और मैं उसे इस बात के लिए सज़ा भी दे नहीं रहा। ये सज़ा तो किसी और वजह से है। सही कह रहा हूँ ना डार्लिंग? अरहम ने सुर्ख होती आंखों से अस्परा की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, अरहम क्या तुम कुछ जानती होती मैं, या तुम अहमद, या फिर तुम अली? तुम लोगों ने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करने की कोशिश करते थे ताकि तुम लोगों से ज़्यादा अच्छे से जान सको। इसलिए तुम लोग जानते हो ये सज़ा क्यों है? और हमने तीमिया की बात काटते हुए पूछा तो किसी ने भी बोलने के लिए मुंह नहीं खोला। कोई नहीं जानता, तुम उन्हें बताओगी डार्लिंग? ओह सॉरी, तुम क्यों इतनी मुश्किल उठाओगी, मैं खुद ही बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी प्यारी स्वीट बेबी ने सनान के ऑफ़र कबूल किया कि मुझे
چیٹ کر کے ماشا اور اس کے پاپا کی انفارمیشن اس تک پہنچائے گی، اور وہ بھی اپنے چہیتے کزن سے رابطے میں رہ کر ارحم نے اسپرا اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے کہا، اب تم جان گئی ہو وہ لوگ کدھر ہیں، کال کرو انہیں، ڈارلنگ خبر دو۔ وہ اپنی پچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور سب سے آسان کام اب اسپرا، تم سنان کو بتاؤ گی کہ لوگ کہاں ہیں، اور ماشا تم اسپرا کا قتل کر دینا، پکڑو۔ ارحم نے جب چھری ماشا کی طرف اچھالی تو اسپرا پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ارحم مت کرو یار، علی نے چلاتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے اس سے ان نظروں سے دیکھا کہ وہ قدم پیچھے لے گیا۔ اسپرا نے ماشا کی جانب دیکھا جو مسکراہٹ چہرے پر سجائے چاقو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم سچ میں پاگل ہو، اسپرا نے سرگوشی نما کہا، تبھی ماشا اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تم نے سب برباد کر دیا پری، سب۔ تم نے مجھ سے میری پہلی محبت چھین لی، میری خوشیاں چڑا لیں، میری زندگی کا اصل مقصد دانش کو بنا پانا تھا، لیکن تم نے اسے مجھ سے چھین لیا، اور اب میرے پاپا بھی تمہارے وجہ سے اس حالت میں ہے۔ اور کہتی ہو چاقو پکڑے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگی، جبکہ اسپرا پیچھے کی جانب اسٹیپ لینے لگی۔ ماشا کے آگے بڑھنے پر وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ تم جانتی ہو تمہارے شوہر نے میرے پاپا کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا، پہلے اس نے دھیرے دھیرے ان کے جسم میں ہتھوڑے کی مدد سے ناخن ڈھنسے، پھر اگلے دن اس کے پاس ایک پیچکس تھا جس کی مدد سے اس نے ان کا سینہ میری آنکھوں کے سامنے چاک کیا۔ میں اپنے پاپا کو بچانے کے لیے بھاگی، مگر شیزا اور تیمیا نے مجھے مضبوطی سے پکڑا رکھا، پھر اس نے ان کے سینے سے دل نکال لیا جیسے وہ کوئی دل نہ ہو، کپ کیک ہو گیا ہو۔ وہ کہہ کے لگاتے ہوئے بولی، اوہ میرے خدایا۔ اسپرا نے کہہ کر ارحم کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھ مار دی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھنے لگی، جبکہ آنکھوں سے آنسو روانی بہہ سے بہنے لگے۔ اور جانتی ہو اس نے پھر وہ دل میرے اوپر پھینک دیا، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو اس دل کو؟ خود پھینک کر سکون سے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس دل کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا، رکو میں لے کر آتی ہوں۔ ماشا کہہ کر اپنے پاپا کی جانب مڑ گئی، جبکہ وہ وہاں کھڑی نہ سمجھی تو سب کی جانب دیکھنے لگی۔ جب وہ وہاں سے پلٹی تو اسپرا نے اس کے ہاتھ میں دل دیکھا جو مٹی سے بھرا ہوا تھا، مگر خون اس میں پھر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں ماشا نہیں، پلیز تمہیں خدا کا واسطہ، وہ کہہ کر باہر کی جانب بھاگنے لگی، مگر ارحم نے اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے ہی روک دیا۔ ہلو مت، وہ اس کے قریب آ کر بولی، ماشا پلیز مت کرو۔ وہ اپنا بازو ارحم سے چھڑاتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ چلاؤ مت بیوقوف لڑکی، تم میرے پاپا کو ڈرا رہی ہو۔ اپنے لبوں پر دانت رکھتے ہوئے چیخیں دبانے لگی۔ ارحم پلیز، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، بہت شوق ہے نا تمہیں اسے بچانے کا، دیکھ لو اس کی اصلیت، تم اسے بچاؤ اور یہ الٹا تمہارے ہی سینے پر وار کرے گی، تمہیں مارنے سے اس کے ہاتھ دو پل کو بھی نہیں لرزیں گے۔ وہ کہہ کر اس سے دور ہو گیا۔ چلو پری، پاپا کو ہائے بولو، وہ اس کے سامنے دل کرتے ہوئے بولی تو اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ چیختے ہوئے بولے، اس کے سر پر فون مار کے اسے دور بھاگی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ماشا کہہ کر اس کے پیچھے بھاگی اور چاقو کا نشانہ اس کے دل کا رکھا۔ اس سے پہلے چاقو اسپرا کو لگ جاتا، فائر کی آواز آئی اور ماشا بے جان وجود کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ ماشا اسپرا کہہ کر اس کی جانب بڑھی، جس سے پہلے وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا، جہاں نرس اس کی ٹرپس بدل رہی تھی۔ جب اس نے اسپرا کو ہوش میں آتا دیکھا تو باہر کی جانب بھاگی۔ اسی پل اس کے ذہن میں ڈارک روم میں جو کچھ ہوا وہ اس کی آنکھوں سے اس کے سامنے گھومنے لگا، تو ماشا کے خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تبھی دروازہ کھول کر ارسل کمرے میں داخل ہوا۔ کیسا محسوس کری ہو اب؟ ارسل نے اس کی آنکھیں چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ فریش، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ لاسٹ ٹرپس ہے، اس کے بعد تم گھر جا سکتی ہو۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولا، مجھے بے ہوش ہوئے کتنا وقت گزر گیا ہے؟ 23 گھنٹے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی، تم صرف اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس ارسل کی بات پر وہ تھوڑا سا اٹھ کر تکیے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئی۔ مجھے میرے رپورٹس دکھائیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ ویل یو ہیڈ اے پینک اٹیک اینڈ یور ہیلتھ از کائنڈ لو، اس وجہ سے تمہیں گلوکوز کی ٹرپس لگائی گئی ہیں، باقی تم بالکل ٹھیک ہو۔ ارسل نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ شکریہ ڈاکٹر، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ جب آخری سٹرپس ختم ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی، جہاں علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بغیر ایک دوسرے سے کسی قسم کی بات کیے علی اس کے ساتھ لے کر گاڑی کی جانب روانہ ہو گیا اور پھر اس میں بیٹھا کر ارحم کے گھر لے گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے وہ پاسورڈ لگاتی ارحم نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے اگنور کر کے کچن میں گئی، جہاں پیزا بنا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سلائس پکڑ کر اوون میں رکھی تاکہ گرم ہو سکے۔ وہ باہر نکلی تو ارحم ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بھی ایک کتاب لے کر دوسرے کاؤچ پر بیٹھ گئی، ساتھ پیزا بھی اوون سے نکال لیا۔ پیزا کھاتے ہوئے وہ کتاب پڑھنے لگی۔
पिज़्ज़ा खाने के बाद वो अपनी प्लेट वॉश करके ऊपर अपने कमरे में चली गई, जहाँ बालकनी में खड़ी होकर बाहर का मंजर देखने लगी। तभी उसके कानों से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ टकराई। उसे नीचे देखा था और हम घर से बाहर जा रहा था। उसे पलट कर क्लॉक की जानिब देखा जब सुबह के 2 बजा रहे थे। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? मैं जिसे अपना समझ रही थी उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी? माशा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसमें मेरा क्या कसूर था? दानिश ने मुझसे मोहब्बत की और तुमसे नहीं। तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें बचाना चाह रही थी और तुम मुझे ही तकलीफ़ से उसे अपने अल्फाज में भी मुकम्मल नहीं हो पाए। और तुम्हें मैं क्या कहूँ? मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए जो तुमने मेरे साथ ये सब किया, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ जो तुमने मुझे हर्ट किया और माशा को मेरा कत्ल करने का बोला। मुझे बस एक अजीब सी उलझन हो रही है, तुमने ये सब क्यों किया? और उसका जवाब तुम ही दे सकते हो। मुझे तुम्हें भी इतना ही दर्द देना चाहिए जितना तुमने मुझे दिया है, पर लेकिन मैं नहीं तो दे सकती। अगर मैं चाहूँ तब भी नहीं। वो अपने हाथों की पुश से आंसू साफ़ करते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। मैं बस इतना चाहती हूँ मैं भागकर तुम्हारे सीने में छुप जाऊँ और तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ तुम्हें अपने बना लूँ। और मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। वो अपनी आंखें खुश करते हुए खड़खड़ाती आवाज़ में बड़बड़ाई। वो उठी और इसकी वार्डरोब, ड्रायर, अब हर चीज़ पागलों की तरह चेक करने लगी। शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमसे जुड़ी हुई हो। वो भागते हुए नीचे उसके ऑफिस में गई और दीवाना वार एक एक कबर्ड और शेल्फ चेक करने लगी जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। उसने एक ड्रायर खोलने की शिद्दत से कोशिश की मगर वो नहीं खुला। स्टूपिड ना हो तो वो ज़ोर से ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकली और लिविंग रूम के शेल्फ छानने लगी मगर उससे मुतल्लिक उसे कोई भी चीज़ नहीं मिली। वो भागती हुई ऊपर गई, शायद दूसरे कमरे में से कुछ मिल जाए, मगर उन कमरों में से भी कुछ नहीं मिला। वो नीचे गई और लैंडलाइन से अरहम को नंबर मिलाने लगी क्योंकि उसे अपना मोबाइल फ़िलहाल नहीं मिल रहा था। हेलो। पहली ही रिंग में कॉल उठाते हुए वो बोला तो अस्परा की उसकी आवाज़ किसी ब्यूटीफुल मेलोडी की तरह लगी। अस्परा, तुम ठीक हो? वो परेशानी से पूछने लगा। कहाँ हो तुम? वो रफ तरीके से पूछने लगी। मैं सीनों में हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो अस्परा? प्लीज़ जल्दी बोलो। मैं उससे कि यूँ परेशान होने पर अस्परा के दिल ने एक बीट मिस की। तुम्हें मेरी परवाह है अरहम? ओह माई गॉड अरहम, तुम मेरी परवाह करते हो? बेयकीनी से खुश होते हुए बोली। अस्परा, क्या हुआ है? तुम्हारा सांस इतना अखड़ा हुआ क्यों है? वो उसकी बात इग्नोर करते हुए पूछने लगा, जिस पर उसे एहसास हुआ सच में सांस बहुत तेज़ी से ले रही थी। ओह ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा भाग रही थी। अस्परा ने खुद को रिलैक्स करके मुस्कुराते हुए कहा। भाग रही थी? किधर? कहाँ हो तुम? जल्दी बोलो। अस्परा महसूस कर सकती थी वो भागता हुआ कसीने से बाहर निकल चुका है। रिलैक्स सर, मैं ठीक हूँ और महफूज हूँ हमारे घर में। मैं बस ऊपर नीचे भाग रही थी, वो हंसते हुए बताने लगी, जिस पर हमने लंबा सांस खींचा। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम कुछ मत पूछो, कोई सवाल मत करो, सिर्फ घर आ जाओ प्लीज़। मैं चाहती हूँ तुम इस वक्त मेरे पास हो। मैं पूरा घर दीवानों की तरह छा रही थी। तुम कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा जो तुमसे जुड़ा हो, जिसके जैसे कि तुम्हारी तस्वीर मिल जाए, मैं तुम्हें देख सकूँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं। मैं यहाँ पागल हो जाना है। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ घर। अरहम प्लीज़। वो बेबसी से कहकर उसकी जवाब का इंतज़ार करने लगी मगर दूसरी जानिब खामोशी रही। अरहम कुछ तो कहो प्लीज़। वो बाकायदा गिड़गिड़ाई मगर दूसरी जानिब से कॉल बंद हो गई। उसने कॉल बंद कर दी बगैर कुछ कहे। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर वो पत्थराई आंखों से खुद से बड़बड़ाई। फिर उसने फ़ोन पकड़कर ज़ोर से दीवार से दे मारा, जिस पर वो चकनाचूर होकर रह गया। उसने मेरे मुंह पर फ़ोन बंद कर दिया। वो खुद से कहती कमरे में जाकर अरहम के वार्डरोब खोले और उसके सारे कपड़े निकाल कर गुस्से से बाहर फेंकने लगी। वहाँ से फारिग होकर उसने उसका ड्रायर खोला जहाँ उसके परफ्यूम्स, कड़ियाँ, टाइयाँ वगैरह थी, उन्हें निकाल कर फ़र्श पर फेंक दिया। नफरत है मुझे तुमसे अरहम, वो नम आँखों से सिलकते हुए लहजे में कहकर उसकी महंगी अशिया तोड़ने लगी। साथ उसका वो इतर भी तोड़ दिया जो उसे बहुत अजीज़ था। तभी उसके दिल को सुकून नहीं पहुँचा तो वो कैंची पकड़कर उसके कपड़े काटने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मुंह पर काल काटने की? हाउ डेयर यू! वो चीखते हुए फर्श पर गिरे हुए उसके सामान को अपने पाँव से ठोकरें मारने लगी। नफ़रत है अरहम, मुझे तुमसे नफ़रत है। तो तुमने मेरी परवाह की और ख्याल रखा और मैं अब मेरी परवाह और ख्याल नहीं करे। आई हेट यू फॉर मैसिंग अप विद माई माइंड एंड हर्ट। उसने चिल्लाते हुए उसकी घड़ियाँ, परफ्यूम्स, हर चीज़ तोड़ दी और खाली घर में दीवानों की तरह चीखने और चिल्लाने लगी। अपनी बाल नोचती और वहीं ज़मीन पर बैठकर शिद्दत से रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आँख लग गई उसे एहसास भी नहीं हुआ। जब वो सोकर उठी तो उसे एहसास हुआ उसके बाँसों की बैंडेज उतर चुकी है जो नर्स ने लगाई थी। वो उठकर बैंडेज तब्दील करने लगी जहाँ खून खुश्क होकर जम चुका था। एक्चुअली चीज़ें तोड़ते उसे एहसास ही नहीं हुआ कब खुद की को चोट पहुंचा बैठी। तभी उससे नीचे से किसी औरत की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आने लगी। वो कमरे को एक नज़र देखने लगी जहाँ हर चीज़ टूटी हुई थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई जहाँ अभी भी किसी की हंसने की उसके कानों से टकरा रही थी। हंसी की उसके कानों से टकरार जो हर कदम के साथ उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लिविंग एरिया में पहुंचकर सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों के आंसू बहने लगे जहाँ एक लड़की और अरहम के गाल पर अपने लब रख रही थी। व्हाट द
स्टॉप इट। वो हल्के बल नम आंखों से चिल्लाई। उससे पहले वो लड़के रम के लबों पर अपना लम छोड़ती। उसका पुकार उस पर उन दोनों ने मुड़कर उसका अस्परा की जानिब देखा। ये कौन है स्वीट? वो औरत अरहम के चेहरे पर हाथ रखकर पूछने लगी, जबकि वो ब्लैंक आंखों से अस्परा की जानिब देखने लगा। इस औरत का अरहम के मुंह पर हाथ रखना ही अस्परा के दिल को जला रखा था। वो आंखें गुस्से से बढ़ी और उस औरत का जबड़ा सख्ती से अपने हाथों में दबोचकर अरहम से दूर किया। जब पर वो औरत अस्परा की इतनी शदीद पकड़ पर कराह कर आएगी, बीवी हूँ उसकी, समझ आया? वापस से समझाऊँ? वो उसका मुँह छोड़कर गले से पकड़ते हुए गिराई। तुम पागल हो? गला छोड़ो मेरा। जब उस लड़की से सांस लेना मुश्किल होने लगा तो वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली, हाँ हूँ अपने शोहर के लिए। आइंदा उसके पास भी देखा ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। वो उसके फ़र्श की जानिब देखते खेलते हुए बोली, साथ ही पलट कर अरहम की जानिब देखने लगी, जो शौक की हालत में उसे देख रहा था, मगर उससे कि यूँ अचानक अपनी तरफ देखने पर खुद को कंपोज कर गया। फ्लावर ब्लैक वुड, तुम जाओ। और हाँ, मैंने तुम्हारा शुक्रिया कबूल कर लिया। मुस्कुराते हुए वो बोला। तो वहाँ ही मैं हाँ में सर हिलाती वहाँ से चली गई। तो मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? कैसे? अरे वो चिल्लाते हुए पूछने लगी। साथ आंसू उसकी आंखों से निकल कर उसके गाल चूमने लगे। मेरे घर में मत चिल्लाओ लड़की, वो सुकून से बोलता। रेफ्रिजरेटर की जानिब बढ़ गया। तुम किसी दूसरी औरत को अपने घर में ले आए और उसे खुद की गाल पर किस करने दिया। अगर मैं ना होती तो वो तुम्हारे होंठों पर भी अपना लम छोड़ चुकी होती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी उसी घर में जहाँ मैं मौजूद हूँ? मैं भी मौजूद हूँ। भी केवल ऐसे में चिल्लाने लगी, ये मेरा घर है। वो आराम से कहकर बोतल निकाल कर पानी पीने लगा तुम्हारा घर? अब ये तुम्हारा घर हो गया, और तो फिर मैं तुम्हारे इस घर में क्या कर रही हूँ? वो चीखते हुए पूछने लगी। पहली बात, चिल्लाओ मत, मेरा सर बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। दूसरी बात, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी कैसे लाऊं और किसे नहीं। वो मज़े से पानी के घूंट पर था, बोला, तुम्हारे नज़दीक यहाँ कोई मजाक चल रहा है? वो उसके करीब जाकर पूछने लगी। जो समझना है समझो अस्परा, मैं तुम्हें तकरीबन सुबह के 3 बजे कॉल की कि घर वापस आ जाओ, और तुम ऐसे रिएक्ट करोगे? वो रोते हुए पूछने लगी। मैंने तुम्हें दिल से कॉल की कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे मुँह पर फ़ोन बंद कर दिया। सुबह उठी तो पहली चीज़ मेरे कानों से क्या टकराई? किसी दूसरी औरत की हंसी की। और हम बोलो ना क्यों? उसके सामने शिद्दत से रोते हुए चुप पूछने लगी। तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैंने तुम्हारे साथ जीना सीख लिया था, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी अपना आप तुम्हारे हवाले करने की कोशिश कर रहा था, वो भी चिल्लाते हुए बोला, ओह माय गॉड अरहम, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखे थे? तुमने मुझे किडनैप किया, मुझे मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी, टॉर्चर किया, और तुम्हें लग रहा है मैं सब भूल जाऊंगी? कोई मजाक चल रहा है? मैं ये नहीं हूँ अस्परा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। और तुम मुझे इससे कैसे तवक्का कर रही हो कि मैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो और किसी सुपर आशिक की तरह घुटने के बल चक्कर झुककर हाथ में अंगूठी लेकर तुम्हें प्रपोज करूं? ओह हेल्प प्लीज़। तुम तो तब भी वापस नहीं आई थी जब मैं घुटनों के बल ज़मीन पर झुककर तुम्हें पुकार रहा था। वो पानी की बोतल फर्श पर फेंकते हुए चीखा। तुमने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दी थी, यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया था कि मेरे पेरेंट्स जिंदा भी हैं या नहीं। वो भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे जैन को तुम्हारे आसपास रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। वो वहाँ टहलते हुए बोला, उसे दरमियान में मत खींचो। अगर मैं कुछ जान पाई थी कि मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं, वो भी सिर्फ उसी की वजह से है, यही वजह है, इसलिए मुझे उसे तुम्हारे पास आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। वो चिल्लाया। तुम ऐसे क्यों हो रहा? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते कि आखिर तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हारे दिल में क्या है? एक पल तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे स्वीट हो जाता है, दूसरे ही पल मॉन्स्टर का रूप ले लेते हो। वो काउच की जानिब इशारा करते हुए बोली, जहाँ अरहम को वो लड़की तकरीबन किस करने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसी और औरत के करीब नहीं गया? वो उससे पूछने लगा। स्टॉप इट अरहम, उसके सीने पर मुक्का मारते हुए चिल्लाई। और तुम्हें क्या लगता है जब तुम मेरी ज़िंदगी में मौजूद थी मैंने किसी लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखा? उसने कहकर खुश सा कहकर लगाया, अरहम प्लीज़ चुप रहो। वो उसे सीने पर थप्पड़ मारते हुए गिड़गड़ाने लगी। गॉड अस्परा, तुम परियों की कहानी में रहती हो। तुम्हारे होने के बावजूद मैं दूसरी लड़कियों के करीब जाता रहा हूँ। उसके कान में सरगोशी नुमा बोला। वो उससे दूर होकर नम आंखों से उसकी जानिब देखने लगी। तुम्हें पता है, मैं बाज़ दफ़ा जब तुम्हारे साथ भी होता था तुम्हारे अक्स में किसी और को ही तराशता था, क्योंकि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत बाहर की दुनिया है। अस्परा का हाथ उठा था और अरहम के मुँह पर अपनी छाप छोड़ गया। वो बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगा, जब उसके मुँह सामने दीवानों की तरह रो रही थी। मैं ठीक कहती थी, मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ जिसके साथ तुम्हारा जैसा दिल करता है वैसा खेलते हो। उसने सरगोशी नुमा कहा, जिस पर अरहम की आंखें फैली और गुस्से की जगह सांस ने ले ली। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए तुमने बोला था। जब तुम किसी को हर्ट करना चाह रहे हो तो हर हद से गुजरते हो, उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे जियत देने के लिए। मुझे याद है तुमने बोला था यही कर रहे हो ना मेरे से। तो उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, जो चाहे सोचो, मुझे कोई परवाह नहीं। वो अपने गिरेबान से उसका हाथ पकड़ छुड़ाते हुए बोला,
अरे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखो मुझे सर पाँव देखो, तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूँ, मुझ में पहले जैसा कुछ नहीं रहा, सब वैसा है जैसे तुम चाहती हो। देखो ना प्लीज़ मेरी तरफ, वो ये उस तुम्हारे रंग में रंग की तुम्हारी हो चुकी है। और यकीन करो अरहम, जिस तरह तुम्हें दिलो दिमाग में रूह पर हुकूमत करनी थी ना, वैसे ही तो मुझे तुम्हारे दिमाग और दिल और रूह पर राज करना है। उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली। जब वो खामोशी से उसे देखने लगा, अगर तुम मेरे ना हुए तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे आसपास सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें भी किसी और के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, तुम लाए थे। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने ये माफिया की दुनिया कबूल की, जहाँ हर वक्त खून खराबे हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए ये सब देखने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तुम, वो उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए गुराई, और हम तो इतनी आसानी से तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, वरना तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूंगी। वो आगे बढ़कर उसकी पॉकेट से पिस्टल निकाल कर पास पड़े टेबल पर गोलियां चलाते हुए चीखी, जिसके से कांच का डाइनिंग टेबल चकनाचूर हो गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम सदमे से उसकी जानिब देखने लगा। पागल पागल हो गई हो? वो जल्दी से होश में आकर उसका बाजू पकड़ते हुए बोला, इससे ज़्यादा लगा लेना कितनी तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूँ। ये स्परा अब्दुल जब्बार नहीं है तुम्हारी, बल्कि तुम्हारी टसूरा है जो तुम जैसी है, और तुम्हें अपने हद में तक महदूद रखना के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो फानूस पर गोली चलाते हुए बोली। उससे पहले वो सीधा दोनों पर आगे गिरता, और हमने अस्परा का बाजू पकड़कर उसे दूर खींचा, और फानूस फर्श पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया। अस्परा क्या हो गया है? तुम होश में तो हो? उससे पिस्टल छीनते हुए चीखा। नहीं हूँ मैं होश में, वो नम आंखों से चीखते हुए बोली, और उसे वहाँ छोड़कर घर से बाहर निकल गई। मुझे अपने हाथ मत लगाओ, जिससे तुमने दूसरी औरतों को छुआ है, दूर हो मुझसे। और हमने जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलकर अस्परा का बाजू पकड़ा, तो वो चीखते हुए बोली, देखो मेरी तरफ, क्या थी मैं, और तुमने मुझे क्या बना दिया? वो अपने हाथों की तरफ इशारा करने लगी जहाँ कुछ देर पहले पिस्टल थी। तुम मॉन्स्टर और मॉन्स्टर, मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने, मुझसे मेरी ज़िंदगी ले ली, जहाँ खुशियाँ थी, जहाँ सब अपने थे, जहाँ मेरी आज़ादी मैसर थी। बदले में तुमने क्या दिया है? सिर्फ दर्द। तुमने मुझे खिलौना समझकर बस खेला है। नफरत ने मुझे तुमसे हाथ मिलाओ, मत लगाओ मुझे। वो जब वापस से उसका हाथ पकड़ने लगा, तभी वो नम लहजे में चिल्लाते हुए उससे दूर हो गई। तुम बहुत बेरहम इंसान हो अरहम, देखो मैं खाली हाथ हूँ, आज कुछ नहीं है रहा मेरे पास, कुछ भी नहीं। वो बेबसी से झिझकते हुए बोली, याद रखना अरहम, अगर मेरे पास कुछ नहीं आया ना, तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे आसपास सब कुछ चलाकर भस्म कर दूंगी। वो भीगे लहजे में हलक के बल चीखती वहाँ से चली गई, जबकि अरहम के कदम वहाँ ही मजमद हो गए, और वो खाली आंखों से उसे जाते हुए देखने लगा। वो चलते चलते मेन सिटी तक पहुंच गए, और रास्तों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्योंकि वो पहली बार यहाँ यूँ अकेले निकली थी, वरना अरहम या विक्टर हमेशा उसके साथ होते थे। मुझसे उसे कॉल करके बुलाना ही नहीं चाहता। मुझे उसकी ज़रूरत है बदतमीज़ इंसान ना हो तो। बदले में क्या दिया? एक दूसरी औरत घर उठा लाया। वो रोड के करीब दरख्त के साथ टेक लगाते हुए नम आंखों से सोचने लगी। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई जहाँ से खून बह रहा था। वो गॉड, मुझे क्या है हुआ, और जो कुछ मैंने पहले किया वो सब क्या था? मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैं कैसे पागलों की तरह पहले उसकी तस्वीर तो ढूंढ रही थी, और जब वो ना मिली तो उसे बोल दिया घर आ जाओ, ताकि उसकी बाहों में छुपकर जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाऊँ। लेकिन उसके यूँ काल बंद कर देने पर मैं इतनी दीवानी कैसे हो गई कि दिमाग को ब्लॉक करके सिर्फ अपने जज्बात को सुनती चली गई, और पकड़कर सारा घर में ही तहस नहस नहीं करके रख दिया। अपना सर हाथों में थाम कर बड़बड़ाने लगी। मतलब जब उसने कहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारा दिल चुरा लिया, तो वह सही बोल रहा था। ये सोच आते ही उसकी आंखें भीगने लगी। बहुत बड़े चीटर हो तुम्हारा, बहुत बड़े। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है। जो मैं सोचने लगी थी कि तुम में कुछ अच्छा बाकी है, वो अपने हाथों की लकीरें देखने लगी, और वक्त गुजरने का उसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में बैठो। वो जो सर पर झुकाए बैठी थी, किसी की मजबूत आवाज़ उसकी समातों से टकराई। उसे सर उठाकर चिढ़ते हुए अपने सामने खड़े वजूद की जानिब देखा, क्योंकि वो अली या जैन के आने की उम्मीद रख सकती थी, यहाँ तक कि अरम की भी। मगर ज़ुबैर, उसका तो मर कर भी नहीं सोचने वाली थी। तुम क्या चाहते हो ज़ुबैर? आई जस्ट गेट इन द डैम कार। अरम इज़ लूजिंग हिज माइंड। वो गुस्से से बोला, ओ ऐसा है क्या? जब मैंने आखिरी दफ़ा देखा था वो किसी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की के साथ खुशी खुशी किस करने में मसरूफ़ था। वो भी गुस्से से चिल्लाई, ये जेलस होने का वक्त नहीं है, बस गाड़ी में बैठो। मैं जेलस नहीं हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें उठाकर गाड़ी में पटक दूँ, तो चुप करके अंदर बैठ जाओ। वो मिलाचे में बोला, जिस पर अस्परा से घूरा तो वो भी उसे घूरने लगा। अस्परा ने आबरू चुकाया तो उसने भी चुकाया। अस्परा को पता था वो हार नहीं मानेगा, इसलिए वो चुप करके उठ गया। अस्परा को पता था वो हार नहीं मानेगा, इसलिए वो चुप करके उठकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही ज़ुबैर की गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा गया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। मेरे साथ ही है, ज़ुबैर कहकर कॉल कट गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अस्परा ने सवाल से उसकी जानिब देखा। मेरे घर। वो सुकून से बोला, तुम यहाँ क्यों हो? हैं
हम यहाँ क्यों हैं, मुझे वापस अरम के पास छोड़ कर आओ, मैं कहीं भी नहीं जा रही। गाड़ी जब एक घर के सामने रुकी तो वो बोलने लगी, रिलैक्स रहो, मैं किसी किस्म की केकड़े कोबरा अपने वार्डरोब में नहीं रखता। वो हंसते हुए बोला। अस्परा के जहन में अरम के साथ गुजारा हुआ वक्त घूमा तो उसका पूरा वजूद कपकपाया। हेट यू, लब चबाते हुए खुद को कंपोज करते हुए बोली, सेम मेरा आई सो डोंट लाइक यू। वो भी तरकी बोला, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ताकि मेरा कत्ल कर सको। चीखते हुए बोला, मैं तुम्हारा कत्ल करना भी चाहूँ तब भी नहीं कर सकता, फिलहाल अरम घर नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, अब निकलो गाड़ी से बाहर। वो एक एक लफ्ज़ दबाकर बोलता बगैर उसकी सुने गाड़ी से निकल गया, तो वो भी बाहर निकल आई। ज़ुबैर का घर अरम की तरह बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, मगर वो खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर शीशा और ज़ुबैर की तस्वीरें लगी हुई थी। काफ़ी या कोल्ड ड्रिंक ज़ुबैर के पूछने पर वो बोली, ये लो। वो उसकी जानिब ग्लास बढ़ाता हुआ बोला, उसने थाम लिया। अब क्या मतलब तुम्हारा, ज़ुबैर ने से घूरा। मतलब मुझे अरम के पास वापस कब ले कर जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछने लगी। जब अरम बोलेगा तब। वो काउच पर बैठते हुए बोला तो उस पर सांस खींच कर रह गई और डबचबाने लगी। तुम उसके साथ ही रहोगी या छोड़ जाओगी उसे। वो ज़ुबैर के अल्फाज पर उसकी जानिब देखने लगी। मैं नहीं छोड़ कर जा रही उसे जब तक वो मेरे सवालों के जवाब न देते। वो सिलगते हुए लहजे में बोली, कैसे जवाब। वो मुस्कुराते हुए पूछने लगा, मेरे सवालों के जवाब। मेरी ज़िंदगी उसकी वजह से 360 डिग्री पर घूम रही। उसकी वजह से मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल होने वाला 1 साल ज़ाया हो गया। दानिश की टांग टूट गई। मेरे मामा पापा एक पूरा साल कैद रहे। मेरे दोस्त और उसके पापा की डेथ हो गई। और ये सब कुछ ना होता तो अगर तुम्हारा स्टूपिड दोस्त मुझे किडनैप करके नहीं लाता। और देखो, जब मैं वापस आ गई, वो एक दूसरी औरत को मेरी मौजूदगी में खुद किस करने दे रहा था। और जब मैं उसी घर में मौजूद हूँ, मुझे जानना है उसने मेरी ज़िंदगी के साथ ये सब क्यों किया। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त का भी जीना हराम करके रख दूँगी। और तब वह लहजे में आखिरी लाइन बोली, यही है अरम। उसे समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों को लगने लगता है कि अब उसे हम आराम से समझ सकते हैं, वो ऐसे करवट बदलता है कि लोग दंग रह जाते हैं। वो इतनी आसानी से लोगों को खुद तक पहुंचने की इजाज़त नहीं देता। वो ग्लास साइड पर रखते हुए बोला, मुझे परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा है और कैसा नहीं। वो दांत पीसते हुए बोली, सच्ची। वो मज़ाक का खेस मुस्कुराहट चेहरे पर से जाते हुए पूछने लगा, उसे मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। वो उसे घूरते हुए बोले, और तुम फिर भी उसके पास लौट कर आई हो, उसके लिए क्यों। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। वो चिल्लाई, बिल्कुल ऐसे ही उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ुबैर ने वजह पेश की, तुम्हारा क्या मतलब है। ज़ुबैर ने गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा, जब उसने तुम्हारे पहली दफ़ा देखा तो उसे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती भाई। वो तुम्हें खूबसूरत समझकर अपने पास साथ उठा ले गया ताकि कुछ दिन तुमसे अपना दिल बहला सके। उससे ज़्यादा तुम उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन क्या, जब वो तुम्हारे साथ रहने लगा तुम वो सब कुछ बन गई जो उसे चाहिए था। वो तुम्हारे साथ जीने लगा। तुमने उसकी ज़हनी ज़ात को पहलू दिया जिससे वो खुद भी आशना नहीं था। वो तुम्हारे वजूद में अपने लिए रोशनी ढूंढने लगा। उसने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया अस्परा, बल्कि शादी करके तुम्हें अपनी इज्जत बना लिया। वो तुम्हारी जानिब उस कदर खोने लगा कि उसका दिल क्या तुम्हें मज़ीद जाने समझे और तुम्हारे करीब होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हमारे एक्शन के नताइज होते हैं। ज़ुबैर ने कहते हुए खुशकी सा कह गया, मेरे ख्याल में तो तुम दोनों को बात करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम में ऐसा भी क्या देखने लगा था कि वो सच में बदलने लगा। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो, उसके वजूद में ठहराव और बदलाव मैंने महसूस किया है। यही वजह है मैं तुम्हें उसके पास रहने की इजाज़त दे रहा हूँ। वो एक मॉन्स्टर है, उसके बारे में एक अच्छी चीज़ बोलने से वो बदल नहीं जाएगा। वो गुस्से से चलाए क्योंकि उसके जहन में उस लड़की का अकस आया ही नहीं रहा था जिसके साथ उसने अरम को देखा था। अच्छा, वो उसके बारे में मैं अच्छी बातें नहीं कर रहा, ना ही मुझे करने की ज़रूरत है। जो तुमने आज देखा है तुम्हें लगा वो बहुत ही गलत था, लेकिन तुम्हें बुरा क्यों लगा किसी दूसरी औरत का हमका किसी करने पर। तुम्हें तो नफ़रत है ना उससे, फिर उसे किसी और के साथ देखकर तुम्हारा दिल अब इतनी अज़ियत और दर्द से क्यों गुजरा है। तो क्यों इतना पागल हो गई हो कि सारा घर ही तहस नहस कराई हो। वो मुस्कुराते हुए उसे पूछने लगा, जबकि अस्परा लब चबाते हुए पूछने लगी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था वो इतनी इमोशनल क्यों हो गई कि अरहम के मुँह पर थप्पड़ भी जड़ दिया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो आपका। वो आबरू चुकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, ओह कमन स्टॉप द बुलशिट। तुम वापस आई क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन क्या तुमने उस दौरान उसे याद नहीं किया जब आज तुमने अरहम को किसी और औरत के करीब देखा तो खुद के दिल को फटता हुआ महसूस नहीं किया। क्या तुम उसके घर का हुलिया बिगाड़ आई। और वो कहती है, मुझे नहीं पता आखिर कब तक खुद को बेवकूफ़ बनाने का इरादा है। वो पूछने लगा, वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। वो नम आंखों से चिल्लाई, और फिर भी ये आंखें नम है और उसके बावजूद तुम उसे चाहती भी हो। वो भी चिल्लाते हुए बोला,
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جلدی سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی۔ ہاں تمہیں نہیں پڑتا، تم اس وقت اذیت میں ہو کیونکہ یہ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کے قریب جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے اسپرا، اس سے پہلے لڑکیاں کچھ خاص پسند نہیں تھی، اور جب سے تم آئی ہو اس کی زندگی میں اس نے کبھی کسی لڑکی کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، مگر اس کی ذات تم تک محدود ہے۔ آئی پرومس، تم سے پہلے یا بعد میں کسی لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں رہا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس نے کہا، یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں واپس سے بھیگنے لگی، یہی کہ تمہاری موجودگی میں وہ دوسری عورتوں کے پاس آتا رہا ہے، اس کے ایکسٹرا تعلقات ہیں۔ وہ کاؤچ پر پش لگاتے ہوئے بولا تو وہ خاموش رہی۔ اسپرا، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم سکون بھری دنیا میں نہیں رہتے، ہم لوگوں کو مارتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں، پولیس ہمارے پیچھے ہمیشہ پڑتی رہتی ہے، اور تم عام لوگ ہمیں مونسٹر کا کرمنلز اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کہنے کی وجوہات دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی ایک زندگی کا انتخاب نہیں کرتا۔ میری ماں رکھیل تھی، پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اسے احساس ہوا مجھے رکھنا اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ 7 ماہ کی پریگننٹ تھی جب اس نے زبردستی ڈاکٹرز کو کہہ کر مجھے پیدائش دی۔ مجھے انکیوبیٹر میں رکھا گیا جہاں نرسوں نے میرا خیال رکھا، جبکہ میری ماں اپنی زندگی کی عیاشی سے گزار رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولنے لگا تو اسپرا کا دل اسے چھوٹے سے بچے کی تکلیف کے لیے لرزا۔ وہ مجھے نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ میں اس کی وجہ سے کسی نارمل سکول نہیں جا پایا، نہ ہی کسی اچھے سے جگہ کام کر پایا۔ لوگ ہمیشہ مجھے میرے پاپا کے نام سے چڑھاتے تھے۔ زبیر کے ان الفاظ پر اسپرا نے اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کی تو وہ دکھ سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں اس کے لیے ایک غلام تھا جو سارے گھر کے کام کرتا تھا، اس کے باوجود مجھے مارتی پیٹتی۔ جب میں 19 سال کا ہوا تو میری برداشت چاپ دیکھی، میں ہارنے لگا، اندر سے ایسے جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے پاس رقم نہیں تھی جن میں سے کوئی گھر خرید لیتا یا کچھ کھا لیتا، نہ ہی میرا کوئی اپنا تھا کہ مجھے اپنے پاس لے جاتا۔ کسی کو چھوڑ ہوا اگر کہیں گرا ملتا تو میں اسی پر گزارا کر لیتا، اور رات کسی بھی فٹ پاتھ پر سو کر گزارا کر لیتا۔ اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھ کر رگڑنے لگا، جبکہ پاس بیٹھی اسپرا کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے گال بھگونے لگے۔ ایک عجیب سی وحشت اور پاگل پر میرے اندر سمانے لگا، دل کرتا تھا اس بھیانک دنیا کو آگ لگا دوں۔ پھر ایک روز ارہم نے مجھے تقریباً مرا ہوا پایا، مجھے اٹھا کر ریسٹورنٹ لے گیا، اس نے مجھے کھلایا پلایا، میں نہیں جانتا تھا اس نے اس وقت میں کیا دیکھا تھا، لیکن پھر وہ مجھے یہاں لے آیا۔ میری دنیا بدل گئی، مجھے غیر قانونی کام کرتے اب شرم محسوس نہیں ہوتی کیونکہ میرا دل ہی مردہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے پورٹ کے جانب کام کا انچارج کر دیا۔ دیکھو میں آج پورٹ کا لیڈر ہوں، وہ فخر سے بولا، میں تمہیں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں اچھا برا ہوتا ہی ہے۔ ارہم نے جب مجھے دیکھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر، جب میں نے شیشہ کو دیکھا تو میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، میری زندگی ہے، مجھے بہت محبت ہے اس سے۔ میں ارہم، احمد، علی، تیمیہ، ارسل اور زین بے شک ان چیزوں پر متفق نہیں ہوتے، لیکن وہ دن ختم ہو کر رات ڈھلتی ہے تو ہم سب ایک ہی ہیں، ہم فیملی ہیں، ایک دوسرے پر مر مٹنے والے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں کے رکھوالے۔ ہم سب میں سے سب سے بھیانک زندگی ارہم نے گزاری ہے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم سوچتی ہو۔ وقت سوچ لیا کرو جو اس نے تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ مین آر ریکلیس اینڈ مین لائک ارہم گیو اے نیو میننگ فار ریکلیس، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو اپنے آنسو ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کر رہی تھی۔ اس سے بات کرو، آئی پرومس سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہیں تمہاری پرانی زندگی لٹا دے گا، بس محبت سے مانگ لو، جان تک دے دے گا۔ ورنہ آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے کال کی زبیر، میں نے اس سے کہا، یہ کہتے ہی وہ واپس سے رونے لگی، مگر جلد ہی لمبے سانس کھینچ کر خود کو سنبھالے گی۔ میں نے اسے کہا گھر آ جاؤ، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے ساتھ چیزیں نارمل ہو جائیں، مگر اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ وہ مجھے بعض دفعہ خود سے دور دھکیلتا اور بعض دفعہ اپنے بہت قریب سنبھال کر رکھتا۔ اسپرا نے اس کے سامنے کنفیس کر لیا، یہی عرف ہے۔ زبیر نے اس کے سامنے رومال بڑھایا تو اسپرا نے تھام لیا اور اپنی آنکھیں خشک کرنے لگی۔ سوری، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور تمہیں اتنی خطرناک دنیا کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دکھ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، اب تم تو بہت وقت گزر گیا ہے، فرق نہیں پڑتا، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، وہ اپنے کپواتے لبوں کا کاٹتے ہوئے بولی، تمہیں وہ ہوٹل فائٹ یاد ہے جہاں ایک آدمی نے کہا تھا تم اسپرا عبدالجبار نہیں ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں یاد ہے، کیوں کیا ہوا؟ سمجھی سے بولی۔ اور وہ یاد ہے جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک کام ہے صرف ارہم کر سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں، جبکہ میں نے اور تیمیہ نے بولا تھا ہم دونوں کر لیں گے۔ اسپرا نے سوچتے ہوئے حامی سے سر ہلایا۔ ایکچولی وہ کام یہ تھا کہ ہمیں ایک لڑکی کو بچانا تھا جو کڈنیپ ہو چکی ہوئی تھی، اس کے پاپا کی دشمنی تھی، تو انہوں نے یہ کام ہمیں سونپا تھا اور ہم اس لڑکی کو ان کے جنگل سے نکالنے پر کامیاب ہو گیا تھا۔ باقی فادر سے اس کے باپ تک پہنچانے کا کام میرا، زین اور شیزہ کا تھا۔ جس دن ارہم تمہیں باہر گھمانے لے کر گیا، وہ آدمی جس نے اس لڑکی کو کڈنیپ کروایا تھا اس نے اپنے آدمی ارہم کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے تمہیں ارہم کے ساتھ دیکھا تو ان کو لگا وہ لڑکی فلاور بلیک ووڈ تھی، تم ہو۔
کیونکہ اس آدمی نے وکٹین میں مجھے تو اپنے بندوں کو ارحم پر نظر رکھنے کا بولا تھا، جنہوں نے فلاور بلیک کی ووٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ اسپرا نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کا ابھی والی بات سے کیا تعلق؟ وہ ابرو چکاتے ہوئے بولی۔ اسپرا بیوقوف، آج جو لڑکی تمہارے گھر پر موجود تھی وہ فلاور بلیک ووڈ ہی تھی جس کا تم میڈم نے گلا ہی دبا دیا۔ وہ صرف شکریہ بولنے آئی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے محفوظ ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ لیکن اس نے ارحم کو کس کیوں کیا؟ وہ بھی غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا اشیاء نہیں ہے جہاں کی لڑکیاں ایسی براڈ مائنڈیڈ اور بولڈ ہوتی ہیں، ان کے لیے گال پر کس کر کے شکریہ ادا کرنا معمولی سی بات ہے۔ کاؤ سے اٹھتے ہوئے بولی، اور جو اس کے لب وہ غصے سے سیکھنے لگی، اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو بلش کرنے لگی، ساتھ اس کے گھورنے لگی۔ دیکھو تمہارا شوہر ہے، اتنا ہینڈسم ہے، کنٹرول نہیں کر پائی، اور دوسری بات وہ اسے گھر اس لیے لایا تھا تاکہ تمہیں تھوڑا ہرٹ کر سکے۔ اسے بیچارے کو نہیں پتا تھا تم ایسے آگ پہ گولا ہو جاؤ گی۔ اس سے پہلے وہ خود اسے کس کرنے سے روکتا، تم خود جھانسی کی رانی بن کر وہاں ٹپک پڑی اور اسے گلے سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ واہ یار، ویسے ارحم کو تم جیسی ہی ڈیزرو کرتی ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ تو وہ بھی بلش کرتے ہوئے لب چپانے لگی۔ ہاں تو اس کی غلطی، میرے گھر کیوں کسی اور دوسری عورت کو بلایا؟ وہ خود کو سنبھال کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اپنا خیال رکھنا، ڈول مجھے جانا ہے ابھی، تو اپنے ہاتھ کی بینڈیج کر لینا۔ وہ اسے کہہ کر اپنی گاڑی کی چابی پکڑ کر گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنی بینڈیج بدل کر ایک کتاب جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی وہ پکڑ کر کاؤچ پہ بیٹھ گئی، پڑھنے لگی۔ اسپرا سے بیٹھنے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، آ رہی ہوں میں۔ وہ کتاب جلدی سے بند کر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اوکے جاؤ، ارحم تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ اس کی بات پر اسپرا نے دروازے سے باہر دیکھا جہاں ارحم کی بلیک رنگ کی گاڑی موجود تھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا رہی، اب جو بھی تھا، مگر وہ کسی اور کو گھر لایا تو لایا کیسے؟ اور میں تمہیں یہاں نہیں رکھ رہی رہا۔ وہ بھی ترکی بولا، ٹھیک ہے پھر میں سڑکوں پر پھروں گی اور وہاں ہی سو جاؤں گی۔ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تم اتنی پاگل کیوں ہو؟ اس کے باہر سڑک کی جانے پر وہ اس کا بازو دبوچ کر بولا، ساتھ ہی کھینچ کر لا کے ارحم کی گاڑی میں بٹھا دے اور اس کے باہر نکلنے سے پہلے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ غصے سے کھڑکی کے نیچے کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ شیزا کو واپس آنے دو، اس کے ساتھ مل کر تمہارا جو حال کروں گی۔ تمہاری وہ سوچ ہے، وہ اونچی آواز میں پیر کو دھمکانے لگی۔ ہاں ویٹ رہے گا، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تو ارحم گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اسپرا کا دل کیا ارحم کو دو چار لگا دے، اس کو ہرٹ کرنے کے لیے بھی کسی لڑکی کو گھر کیوں لایا؟ مگر چپ کر کے بیٹھی رہی۔ میں نے تمہاری ٹکٹ بک کروا دی ہے، تمہاری صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا؟ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی طرف جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر وہ خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ ٹکٹ کس چیز کی ہے؟ اسے واپس سے اپنا سوال دہرایا۔ تم جا رہی ہو؟ سڑک اپنی نظریں رکھتے ہوئے بولا، جا رہی ہوں۔ ہاں تم جا رہی ہو، کبھی نہ واپس آنے کے لیے؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ وہ منہ کھولے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے اور کیا نہیں۔ کیسے اپنا رد عمل ظاہر کر، کیونکہ اسے اس کی پرانی زندگی واپس ملنے جا رہی تھی۔ اسے خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب اچانک سے خالی سا ہو گیا ہو۔ تو مجھے میری آزادی واپس دے رہے ہو؟ وہ ہمت کر کے پوچھنے لگی۔ ہاں تمہیں تمہارا سب کچھ واپس دے رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، مطلب تم ایسا کبھی ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اب کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تمہارا وہ سب لوٹانا چاہتا ہوں جو میں نے چھین کر تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں تمہیں تمہاری پرانی زندگی واپس لوٹاتا ہوں۔ اسپرا وہ سکون سے بولا۔ نہیں، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ گھر واپس چلی جاؤ اور واپس کبھی لوٹ کر بھی نہ آؤں؟ مطلب میں تمہیں کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی، میں تم سے میلوں کے فاصلے پر چلی جاؤں، میری ایک نارمل زندگی ہوگی، میرے دوست، ماما پاپا اور میری بہن، تمہارا ایکس فیونسی، سب کچھ۔ اور ہاں اسپرا، سب کچھ ہی ہوگا جو تمہارا اپنا ہے، میں سمجھ گیا۔ اس کے لیے تمہیں بیچ رہا ہوں تمہاری دنیا میں، تمہارے لوگوں میں۔ اس کی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نہیں، تم نے کہا تھا تم مجھے تب تک نہیں چھوڑو گے جب تک تم زندہ ہو، پھر اب اچانک اسے یہ کیوں؟ پیپل چینج، دے ٹیک ریکلیس ڈیسیژن اینڈ لیٹر ریگریٹ اٹ۔ وہ گاڑی کا ٹرن لیتے ہوئے بولا، مطلب تم پچھتا رہے ہو جو تم نے مجھے خود کے پاس رکھا؟ اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھنے لگی تو ارحم نے لمبا سانس کھینچا اور پھر آنکھیں بند کر کے کھول لی تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ اسپرا، جو تمہیں چاہیے تھا وہ دے رہا تھا تو رہا ہوں، اور اب کیا کرو؟ اب فکر مت کرو، ڈائیورس پیپرز میں تمہیں بھجوا دوں گا، تم اپنی زندگی اپنوں کے سنگ جینا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ارحم، تم ایسا کیسے بول سکتے ہو؟ وہ اس کے بازو پر زور سے پنچ مارتے ہوئے نم آنکھوں سے گرائی۔ آج اسی جگہ تم نے بولا تھا نا کہ میری وجہ سے خالی ہاتھ رہ گئی ہو۔ لو اسپرا، بھر دیا تمہارے ہاتھ خوشیوں سے، لوٹا دی تمہیں تمہاری زندگی جہاں تمہارا سب اپنے ہیں، اور میں سوری، میں تمہیں کبھی تمہارا اپنا تھا ہی نہیں۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا بغیر پیچھے دیکھے۔ ارحم، وہ پکارتی ہوئے اس کے پیچھے بھاگی جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، کیونکہ اس
के लहजे में तकलीफ़ उसने साफ महसूस की थी। अरहम वो बाकायदा इसके पीछे भागी, मगर वो लेट थी क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। रिलैक्स हो जाओ उस पर, बिल्कुल रिलैक्स। अगर चीखो चिल्लाओगी तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और याद करो ज़ुबैर ने क्या बोला था कि मोहब्बत से मांगोगी तो जान तक निछावर कर देगा। मतलब उसे प्यार की ज़रूरत है, गुस्से की नहीं। वो खुद को संभालती दरासे के साथ ही बैठी थी, चली गई। अरहम दरासा खोलो प्लीज़, वो नरमी से कहती। दरासा नोक करने लगी। अरहम प्लीज़। उसकी आंखों से नए सिरे से आंसू बहने लगे। अस्परा जाओ बस तुम अब। अरहम की आवाज़ पर और बेबसी से रोने लगी। अरहम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, वो खोल दो। वो खाली हाथ भरने का मतलब ये नहीं था तुम खुद को मुझसे दूर करो लो प्लीज़, ये मत करो। वो शिद्दत से रोते हुए कहने लगी, साथ फर्श पर बैठकर अपने सर दराजे के साथ लगा के। इतना सब कुछ के साथ सहने के बाद ये आखिर पर सब ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इतनी आसानी से नहीं, बल्कि भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बेशक हार मान जाओ अरहम, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मुझे अब तुम चाहिए, मेरे हो तुम। इतनी आसानी से नहीं जाऊँगी। वो अपनी आंखें खुश करते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी, अरहम मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम दूसरी तरफ हो और मुझे सुन रहे हो। हर कोई कहता है तुम बुरे हो और तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। मैं जानती हूँ तुमने बहुत भयानक ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में की है, भयानक चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की हैं, लेकिन मैंने तुम्हें वो भी देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। वो उसे दूसरी जानिब चलता हुआ साफ सुन सकती थी। मैं जानती हूँ तुमने कल जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। तुम बस मुझे हर्ट करना चाह रहे थे ताकि मैं तुमसे नफरत करूँ जैसे पहले करती थी, लेकिन अरहम मैं नहीं कर सकती अब। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़के को छूना तो दूर के देखा तो भी तो तुम्हारी जान निकाल कर रख दूँगी। वो नम आंखों से कहका लगाते हुए बोलने लगी। यू वर राइट, पीपल टेक रेस्टलेस डिसीजन बट यू कुड ऑलवेज रेस्टिफाई इट। अरहम कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुमसे भी बड़े और भयानक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसकी आंखें भीगने लगी। बेबी प्लीज़ ओपन द डोर, लेट मी इन। उस सब के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हें नहीं बात करनी तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, बस मुझे अपने पास रहने दो प्लीज़। दरवाज़ा खोल दो। तुम मुझे हर्ट करने के साथ साथ खुद को भी हर्ट करो, मत करो। और हम तुम जानते हो तुम जब मुझे टॉर्चर करोगे दुगनी खुद भी अजियत बर्दाश्त करोगे। वो रोते हुए बोली। तभी डोर नॉब घूमी और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अस्परा की नज़र अरहम से टकराई तो उसके दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि वो उसे रोया ऐसा लगा जिसकी निशानदेही इसकी आंखें कर रही थी, जो उस वक्त इंतहाई सुर्ख थी। अरहम ने उसे बाहों से खींचकर खुद के सीने से लगा लिया। वो भी उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांधकर रोने लगी, जबकि अरहम ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों से आंसू चूरने लगा। वो जब चुनता वो मज़ीद रोने लगती। मत रो मेरी जान, देखो इतनी प्यारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। उसके बालों को नरमी से सहलाता बारी बारी उसकी आंखों में और अपने लब रख गया। मुझे कोई परवाह नहीं है दूसरे तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। मैं उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली तो अरहम ने दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। उसने नरमी से अस्परा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर उसे अपने ऑफिस में ले गया और बगैर सवाल किए उसके साथ चलने लगी जहाँ जहाँ वो उसे ले जाने लगा, क्योंकि अरहम उसे उसी जगह ले जा रहा था। जब एक दफ़ा घर पर हमला हुआ था तो अली उसे लेके गया था। अरहम उसे उसी कमरे में ले गया जहाँ कबर्ड में चूहे थे, जिसके वॉशरूम में से पानी लेकर उसने अली की पट्टी की थी। अरहम ने जब लाइट जलाई तो आज भी वो जगह इतनी ही अंधेरे में डूबी हुई थी जैसे पहले थी, और आज भी वहाँ चूहे मौजूद थे। मैं और मेरी माँ यहाँ रहते थे। अरहम के अल्फाज पर अस्परा की आंखें फैली। मतलब वो स्केच जिसमें एक औरत और बच्चा था वो अरहम उसकी माँ का है। पथराई आंखों से अरहम की जानिब देखते हुए सोचने लगी, याद है मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैं और मामा जैन के घर रहते थे, मेरे पापा हमारी ज़िंदगी में वापस से आने से पहले तक। अरहम ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। एक रात जैन के पापा तकरीबन 10 बजे घर वापस आए। उस रात उनका घर आने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उन्होंने माल बेचने जाना था। जब उनकी बीवी ने पूछा कि वो घर जल्दी क्यों आ गए तो उन्होंने कहा वो आज नहीं कल जाना है, इसलिए जल्दी आ गए। हम सब खाना खाने में मसरूफ़ थे कि अचानक घर की बेल बजी और जैन के पापा जवाब देने के लिए दरवाजे पर गए, जहाँ से एक शख्स नमूदार हुआ जिसमें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मामा कपाते हुए टेबल से उठ गई। मैं नहीं जानता था ये जो शख्स आया है मेरा बाप है। मेरी तरफ देखते हुए उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। वो आदमी रहमत साहब से 2 इंच लंबा था, जिसकी मौजूदगी की वजह से रहमत की बीवी शाह से इंतहाई अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगी, जबकि सोफिया बेगम अपने बेटे को खुद के पीछे छुपाने लगी ताकि उसका शहर उसकी तरफ ना देखे। वो छोटा सा 9 साल बच्चा अपनी माँ की जानिब हैरत से देखने लगा, क्योंकि अपनी माँ के चेहरे पर यह खौफ और वजूद में कपाहट से कुछ गलत होने पर का पैगाम दे रही थी। सोफिया मैं डार्लिंग, जहाँ ज़ेब ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, जो सब ने
बड़ों ने महसूस की। जहांज़ेब ने उनके दरमियान का फासला तय किया और अपनी बीवी और बच्चे के करीब जाकर खड़ा हो गया। नहीं, मेरे करीब मत आओ, सोफिया ने मजबूत लहजे में कहना चाहा, मगर उसके बावजूद उसकी आवाज़ लरची। शाज़िया बेगम ने पलटकर अपने बच्चों अरसल और ज़ैन की जानिब देखा। उन्हें पता था यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने बच्चों को महफूज करना चाहने लगी। अरसल, जब मैं तुम्हें कहूँ कि जाओ, तुम्हें अपने भाई का हाथ पकड़कर भागना है और उसे लेकर टावर पर जाना है, उनकी जानिब देखते हुए बोली। लेकिन मम्मा, आपको कैसे? मैं और तुम्हारी सोफिया आंटी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग एक टावर पर जाते हो, वो वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हो। अब तुम्हें अब मेरी बात समझ आई है? शाज़िया बेगम को पूछने पर अरसल ने जल्द से हाँ में सर हिलाया। सोफिया डार्लिंग, जहांज़ेब ने सोफिया की जानिब इंतहाई गुस्से से देखते हुए नरमी से कहा, जिस पर सोफिया अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाने लगी। छोटा अरम, जो अपनी माँ के वजूद के पीछे छुपा हुआ था, थोड़ा सा सर निकाल कर उस शख्स की जानिब देखने लगा, जिसकी वजह से उसकी माँ का जिस्म घबराहट और खौफ से लड़ रहा था। उस शख्स की आंखें बिल्कुल अरहम जैसी थी, बीच डार्क ब्लैक और उसके वजह से ही ब्लैक बाल। ओह मेरे खुदा, ये मेरा बेटा है। उफ, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है मेरा बेटा है, तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। इधर आओ स्मथ, कैडन, ट्योड और फोस्टर, देखा ये मेरा बेटा है? जहांज़ेब ने बाहर दरवाजे पर खड़े 4 आदमी को अंदर की जानिब आने का इशारा करते हुए कहा, खुशी से बोला, जिसकी वजह से वो 4 आदमी भी अंदर आ गए। बस सोफिया, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया। तुमने इंतहाई मजबूत बेटे को जन्म दिया है। बस अब इंतज़ार करो जब मैं उसे और ज़्यादा मजबूत इंसान बना दूँगा। कहता हुआ अरम की जानिब बढ़ने लगा। नहीं नहीं, पीछे हटो, ये सिर्फ मेरा बेटा, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना। कपाते हुए बोली। उसने आज ही 2 प्लेन की टिकट्स कटवाई थी कि वो अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ से कल चली जाए, ताकि रहमत की फैमिली पर कोई आँच ना आ सके। अब तुम अपने शोहर को ऐसे ट्रीट करोगी? डार्लिंग, तुम भाग गई जब तुम 5 माह की प्रेग्नेंट थी। क्या तुम जानते हो इस वक्त मैंने क्या महसूस किया? रहमत की जानिब बढ़ मुड़ा। तुम काम से थके हारे घर आओ और तुम्हारी बीवी घर मौजूद ही ना हो, जबकि बाहर दरवाजे पर खड़े कार्ड इंतहाई खस्ता हालत में हो। जहांज़ेब ने उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा, तुम क्या चाहते हो? रहमत ने उससे उल्टा सवाल किया। ओह मैं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ अपनी बीवी और बेटा लेने आया हूँ। जहांज़ेब ने प्यार से कहा, अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहें तो ले जाओ, वरना उसे यहाँ ही छोड़ जाओ। शाज़िया बेगम ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास 2 बहादुर बेटे हैं, मैं देख सकता हूँ। जहांज़ेब के कहने पर अरसल और ज़ैन अपनी मामा से चिपकने लगे। जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर यहाँ आ गई है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी इस वक्त जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जहांज़ेब ने गुस्से से चिल्लाया तो शाज़िया खौफ से उछली। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया कि तुम मुझे से दूर नहीं भाग सकती। जब तुम पहली दफ़ा भाग गई थी, क्या तुम भूल गई कि मैंने क्या किया था? मैंने तुम्हारी लालची माँ बाप के गले में नोट और सिक्के धन से थे, और उस कदर धन से थे कि वो दोनों ही मर गए थे। मैंने सोचा था तुम उससे अच्छी सबक सीख लिया। उसकी बात पर सोफिया अपने बेटे को सीने से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वो चाह कर भी वो दिन नहीं भूल सकती थी जिस दिन उसने सोफिया को कुर्सी पर रस्सी से बांधकर उसकी नज़रों के सामने उसके माँ बाप को मौत के मुंह में धकेल दिया था, और वो सिवाय रोने, चीखने और चिल्लाने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी थी। लेकिन तुम यहाँ हो। वो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम मुझे कल ही छोड़ कर गई हो, मगर सामने अपने बेटे को देखकर लग रहा है मैंने काफ़ी मिस कर दिया है। उसकी पहली मुस्कुराहट, उसका रोना, उसका पहला लफ्ज़, उसका चलना। मैं उसी से सोफिया की जानिब देख रहे थे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, सोफिया ने रहमत और शाज़ी की जानिब देखते हुए कहा। ज़ाहिर सी बात है तुम चलोगी, मैं उसमें शक वाली कोई बात नहीं है। जहांज़ेब से कोल से बोला। वो नहीं जा रही, मेरे घर से निकलो जहांज़ेब, रहमत अली ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे अच्छा लगता है जब सोफिया चिल्लाती है, उसके अलावा मुझे किसी का चिल्लाना नहीं पसंद, जहांज़ेब 2 टोक लहजे में बोला। शाज़िया बेगम ने देखा जब उसकी कोई तरफ कोई नहीं देख रहा, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पीछे ले जाकर साइड पर पड़ा सेल पकड़ने लगी। जिससे पहले उसका हाथ सेल तक पहुंचता कि एक फायर की आवाज़ कमरे में गूंजी। शाज़िया का वजूद ज़मीन पर गिर गया। शाज़िया, रहमत अली ने अपनी बीवी की जानिब भागते हुए पुकारा। साथ ही उन दोनों के बेटे फर्श पर अपनी मामा के बाबर बैठते चले गए। शाज़िया सोफिया ने कहकर उसकी जानिब भागना चाहा, मगर जहांज़ेब ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? जहांज़ेब ने सिलकते हुए लहजे में पूछकर सोफिया बेगम के मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। सोफिया फर्श पर अरहम को सीने से लगाए हुए गिरी। जहांज़ेब ने अरहम को उससे छुपाना चाहा, मगर उन्होंने उसकी गर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। उसे छोड़ो घटिया औरत, जहांज़ेब चीखा, मगर उन्होंने परवाह किए बगैर अपने बेटे को सीने में छुपाए रखा। जब रो रहा था मामा, और हमने रोते हुए कहा, जब जहांज़ेब के नाखून उसकी जिल्द में धंसते चले गए। जहांज़ेब ने अरहम को ज़बरदस्ती छीनकर उसे ज़ोर से दूसरी तरफ उछाल दिया, जिसकी वजह से वो लिविंग रूम में ज़ोर से गिरा, मगर कोई भी उस रोते सिसकते बच्चे की तरफ नहीं पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ने की? जहांज़ेब ने काफ़ी थप्पड़ सोफे के मुँह पर चढ़ दिया और साथ सोचे समझे बगैर पिस्टल का बैरल उसके सर में मारने लगा। शाज़िया, प्लीज़ आंखें बंद करना, चाहती रहो, रहमत साहब ने कहा। तो शाज़िया को अपनी आंखें खुली रखने में बहुत दिक्कत महसूस आने लगी। रहमत साहब अपनी बीवी को उठाकर बाहर की जानिब भागा, मगर डेविड ने उसे बाहर निकलने से नहीं दिया और उसकी टांग पर ज़ोर से पाँव मारा, जिसकी वजह से वो उसका बैलेंस बिगड़ा।
फौजर ने शीशे का बाउल उठाकर अहमद साहब के सर पर दे मारा, जिससे वो हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। दोनों छोटे बच्चे अपने पापा के पासों पकड़कर रोने लगे। अहमद साहब की जानिब बढ़ा और अपने नन्हे हाथों में से उनके सर पर से बहता खून साफ़ करने लगा। रहमत साहब को सर गोद में रखकर शिद्दत से रोने लगा। पापा, जहांज़ेब ने गुस्से से पलट कर कहा और अपने कदम अरहम की जानिब बढ़ा दिए। सोफिया ने उसकी टांग पकड़कर रोकना चाहा, मगर उसके साथ ही घसीटता हुआ और अरहम तक पहुंच चुका था। तुम्हारा बाप वो नहीं है, या तुम्हारी माँ उसकी रखेल बन गई थी, या क्योंकि बीवी तो उसकी मैं वो है। जहांज़ेब ने शाहज़ादी के पेट पर पाँव मारते हुए कहा। जब उससे अपने डरे हुए बेटे की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने सोफिया को बालों से पकड़कर खड़ा किया। मामा, और हमने बेबसी से रोते हुए अपनी मामा को पुकारा, जिनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। बच्चों भागो, सोफिया ने बच्चों की जानिब देखते हुए कहा। भागो किधर? जहांज़ेब ने सोफिया का मुंह अपने हाथ में तो पहुँचते हुए कहा, तुम जहन्नुम में सड़ो। वो इंतहाई नफरत से जहांज़ेब की जानिब देखते हुए बोली। जहांज़ेब अपनी बीवी को बालों से पकड़कर गाड़ी की जानिब चला गया, जिसकी वजह से उसके आदमी भी अरहम और रहमत साहब को छोड़कर उसके पीछे चले गए। मामा, छोटा ज़ैन रोता हुआ अपनी माँ की जानिब दौड़ा, जो रहमत के सीने से लगी हुई थी। मुझे जाने माफ़ कर दो शाज़िया, मुझे इससे अपने साथ घर नहीं लाना चाहिए था। रहमत साहब ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जो अपने पेट पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। माफ़ी मांगो, तुमने अच्छी चीज़ की है, वरना वो आप तक अरहम और सोफिया को मार चुका होता। अभी शुक्र है उसने अपनी ज़िंदगी के 9 साल अच्छे से गुजारे हैं। अब तुम उठो और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकलो, उससे पहले वो वापस आए। शाहजहाँ ने रहमत की जानिब देखते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में चिल्ला अल्फाज अदा किए। रहमत साहब ने शाहजहाँ पर समेत अपने तीनों बेटों को सीने से लगाया। उन्हें अपना अब बहुत हारा हुआ लगा। पहले उन्होंने अपने प्यारे को खो दिया, ये सोच कर कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, और अब वो अपने बच्चे और बीवी को भी तकरीबन खोने ही वाले हैं। आई लव यू डैडी, शाहजहाँ बोलकर उसकी आवाज़ों में दम तोड़ गई। आई लव यू टू कपकेक, वो रोते हुए बोला। मामा, छोटे बच्चे शाहजहाँ के वजूद को हिलाते हुए बिलकने लगे। आंटी शाहजिया, और हमने कपकपाते हुए कहा, शायद वो उठ जाए। उठो, जल्दी उठो, मुझे तुम सबको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना है। रहमत साहब ने जल्दी से उठते हुए कहा। रहमत, पापा, आंटी शाहजिया। अरहम रोता हुआ बोलने लगा। पापा, आंटी सोफिया के साथ क्या हो गया? अरसल ने माँ से घबराते हुए पूछा। तो हम उन्हें भी बचा लेंगे, अभी बस यहाँ से निकलो। इन तीनों को साथ लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल कर अपना सब कुछ खो चुके थे, लेकिन 3 बच्चे हरगिज़ नहीं खोना चाहते थे। तुम मुझसे नहीं भाग सकते रहमत, कोई भी जहांज़ेब से नहीं भाग सकता। मगरूर सी आवाज़ पर हमने अपनी गिरफ्त रहमत साहब के पास हाथ पर सख्त कर दी। तेज़ी से चलो बच्चों, रहमत साहब ने उनका हौसला बढ़ाया। अरसर और जैन ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया, जबकि रहमत साहब अरहम को पकड़कर भागने लगे। मेरा बेटा तुम्हारे साथ है, अरहम इधर आओ, अपने असली पापा के पास जल्दी से आ जाओ। बहुत दिल उदास से जहांज़ेब ने कहका लगाते हुए कहा। काफ़ी दूर आकर उसे रहमत साहब ने अरहम को नीचे उतार कर, ताकि वो भी किसी मुख्तलिफ डायरेक्शन में भाग सके, लेकिन उससे पहले वो उसे बोलते उन्हें गोली आकर लगी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गए। पापा, अरसर और जैन भागते हुए अपने पापा की जानिब आए, मगर उन्होंने उन्हें और दूर धकेल दिया। नहीं, दूर जाओ, मेरे पास मत आओ, भागो बच्चों। अरहम जाओ तुम भी प्लीज़ बेटा। वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलने लगे। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। अरहम ने वापस से उनका हाथ थाम कर रोते हुए कहा। अरसल, जैन, भागो बेटा, बस कुछ ही मिनट्स में अरहम तुम दोनों से के पीछे ही होगा। रहमत साहब ने चिल्लाते हुए कहा। तो दोनों बच्चे वहाँ से भाग गए। अरहम, मेरी जान, अपने पापा की बात सुनो, प्लीज़ भागो यहाँ से। तुम तो सबसे अच्छे बेटे हो ना मेरे, प्लीज़ बेटा जाओ। वो मुश्किल से उठकर उसे अपने सीने से लगाते हुए इल्तिजाया बोले, और फिर से उसे जोर से दूर धकेल दिया। भागो बेटा, अपने शोल्डर पर हाथ रखकर रोते हुए बोले, जिससे खून मुसलसल निकले। पापा, अरहम कहकर वापस से उनकी जानिब किया। मैं हूँ तुम्हारा वालिद, वो नहीं है। जहांज़ेब ने अरहम को घसीटते हुए दूसरी जानिब लेकर जाकर कहा। वो उससे अपना आप छुड़ाने लगा, मगर जहांज़ेब ने ज़ोर से थप्पड़ अरहम के मुँह पर मारा, जिससे वो ज़मीन पर जा गिरे। उसे जाने तो जहांज़ेब, रहमत साहब गिड़गिड़ाए। जहांज़ेब के चारों आदमी आगे बढ़े और अहमद साहब को पीटने लगे, जबकि वो अरहम को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, मगर फिर रुका और मुड़कर अहमद की जानिब बढ़ा। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और उनके छोटे छोटे हाथों में थमा दी। हम अपना पापा, उसका सिर्फ एक ही बाप है, वो भी मैं हूँ। अपने उस पापा का कत्ल मेरा बेटा अपने हाथों से करेगा। और हम जो इंतहाई खौफ से पिस्टल की जानिब देख रहा था, जहांज़ेब ने उस छोटे बच्चे को संभलने का मौका दिए बगैर उसकी शहादत की उंगली ट्रिगर पर रख दी। नहीं प्लीज़, नहीं, तरस खाओ, नहीं पापा, वो नहीं। वो बाकायदा रोते हुए वहाँ से अपने हाथ हटाने लगा, मगर जहांज़ेब की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। सैर और अरसल झाड़ियों से रोते हुए ये मंजर देख रहे थे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेटा, मैं अपनी मौत का जिम्मेदार तुम्हें नहीं मानूंगा, बस अपना ख्याल रखना अपने भाइयों का। तुम जानते हो, रहमत साहब ने अपने अल्फाज भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे। जहांज़ेब ने ज़ोर से अरहम की उंगली थमा दी। गोली चलने की देर थी। जैन और अरसल की चीखें झाड़ियों की से गूंजने लगी। उन्हें पकड़ो, ये यहाँ से जा नहीं पाए। जहांज़ेब ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और वो उनकी जानिब भागे, जबकि अरहम वहीं ज़मीन पर गिरता सामने पड़े बेजान वजूद को पथराई आंखों से देखने लगा।
ओह माय गॉड! और हम अस्परा कहते हुए रोने लगी। उसे यकीन ही नहीं आ रहे थे ये सब उसके अपने सगे पापा ने किया था। मैंने उस आदमी को मार दिया जिसके रूप में मैंने अपने पापा को देखा था। अस्परा, मैंने उन्हें हाथों से अपने पापा को मार दिया। और हमें सुर्ख खाती आंखों से अपने हाथों की जानिब देखते हुए कहा, नहीं नहीं अरम, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब तुम्हारे पापा का कसूर है, उन्होंने वो कत्ल किया, तुमने नहीं। वो भी गिलास से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, ओह खुदा रहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम इतनी तकलीफ़ से गुजरे हो। अस्परा ने उसके कंधे पर सर रख कर रोते हुए कहा, कोई इतना भी गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अपने बेटे की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। जब वो महज 9 साल का था, अपने हाथों से उस नन्हे बच्चे को अंधेरे में धकेल दिया। वो उसके गर्द अपना हसार बांधती नम आंखों से सोचने लगी। वो मुझे और मेरी मामा को अपने घर ले गया, एक कमरे में मामा को कैद कर दिया, उसके साथ वाले में मुझे। वो मेरी माँ को मारता पीटता, उन पर चीखता चिल्लाता, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही उनके आंचल में छुप सकता। उनके सिसकने की आवाज़ें हर वक्त मेरे कानों से टकराती रहती। वो हर सुबह, शाम और दोपहर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलता और खाना मेरे मुँह पर फेंक कर चला जाता, जैसे मैं वहाँ बैठा कोई बेकारी हूँ। लेकिन यार, सलूक तो जैसा ऐसा बेकारियों के साथ भी नहीं होता। जितनी देर वो घर रहता, मेरी माँ तड़पती रहती, क्योंकि वो टॉर्चर करता रहता था। खामोशी तब होती जब वो अपने काम पर चला जाता, जब दीवार हम दोनों के कमरे की जोड़ती, एक दूसरे के साथ पुश लगाकर बैठ जाता, और दूसरी जाने हमारी मामा, वो मुझे समझ आती, उस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी बोलती कि रहमत पापा के कत्ल में मेरा कोई कसूर नहीं है। इस पर मैं अपनी मामा से बहुत मोहब्बत करता था। खुदा ने बहुत अनमोल तोहफा दिया था। अपने आंसू पीते हुए लंबा सांस खींचकर बोला, माह के बाद मैंने अपने मामा को देखा, क्योंकि वो हमें एक बिजनेस पार्टी पर ले गया था 6, और वहाँ फैमिली का होना बहुत ज़रूरी था। जब मैं उस भयानक कमरे से निकलकर पार्टी में पहुंचा तो उसमें मैंने अपने मामा को देखा, जो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशियन ने उनके चेहरे के सारे निशानात मेकअप से छुपा दिए थे। मैं भागता हुआ उनकी बाहों में समाया सारी पार्टी में, जहाँ से खुद को ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो बहुत अच्छा बाप और हस्बैंड हो। पार्टी में जैसे ही उसकी नज़र कुछ पल के लिए हम लोगों से ओझल हुई, मेरी मामा मुझे लेकर वहाँ से भाग गई। उन्हें नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है, मगर वो भागती चली गई और आखिर में मुझे यहाँ ले आई और हमने कमरे की जानिब इशारा किया जहाँ वो दोनों अभी खड़े थे। मेरी मामा ने छोटा सा घर साफ़ किया और हम लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ मुझे कमरे में लॉक करके खुद खाने की तलाश में निकल जाती। मुझे नहीं पता था वो क्या काम करती हैं, वो क्या नहीं। मुझे वो जब भी घर वापस लौटती उनके हाथ में चले हुए होते। जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे पता चलेगा वो कोयले की फैक्ट्री में काम करती हैं। एक रात जब मैंने अपनी मामा का इंतज़ार कर रहा था तो एक आदमी दरवाजे पर आया, लेकिन हमारी मामा के कह के मुताबिक मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने मना किया था उनके अलावा कभी किसी के दरवाज़ा न खोलूँ। लेकिन जब उसने मेरी मामा का नाम लिया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया और हमने बताकर लंबा सांस खींचा और अपनी आँखें बंद कर ली। उसने कहा, मेरी मामा मर गई हैं। ये बताए हुए उसकी आंखों से आंसू टूटकर गिरे, जबकि अस्परा सांस रोके उसे देखने लगी। उसने कहा कि मेरी मामा से उतना धुआं बर्दाश्त नहीं हुआ और घुटनों से उनका वजूद दम तोड़ गया, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उनका दफनाने के बाद भी उस खौफनाक दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। अब अस्परा जो थोड़ी सी रकम मेरे पास थी, मैं शुरू में ही एक वक्त से उस खाना का खाता। फिर जब पैसे ख़त्म होने के करीब आए तो एक हफ़्ते में एक बार खाना खाता। मैंने बाहर निकल कर कोई काम करना चाहा जिससे मेरा पेट भर जाए, मगर 10 साल के बच्चे को कौन काम रखता है, ये गैर कानूनी है। एक दिन भूख से बेहाल वजूद लेकर मैं सड़क पर लेटा हुआ था कि अरसल और जैन ने मुझे ढूंढ लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ वो दिन दोनों जिंदे हैं। उन लोगों के साथ एक आदमी था जो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था, लेकिन वो मेरे पापा की तरह उसमें कुछ भी नहीं था। वो आदमी हम सबको अपने साथ ले गया। वो इटली के तमाम गैरकानूनी काम करता था। पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी। उसने हम सबको बड़ा किया। वो जानसेब जैसा नहीं था। उसने हमें रहने के लिए जगह, खाने के लिए खुराक और कपड़े दिए। उसने हमारी मजबूती, बहादुर और पावरफुल बनाया। हमें उसके लिए काम करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। और सर और जैन ने अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा किया डॉक्टर बनकर, क्योंकि लोग यही चाहते थे, वो लोग यही चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहे, क्योंकि उस जिस आदमी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया था वो उसकी मदद करना चाहते थे। हमारे बॉस रसा बैरुंडो की मदद से मैंने अपने बाप जहांसेब को ढूंढा और हथौड़ी से उसकी टांगे बाजुओं तोड़ दिए, लेकिन दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा था। के सामने पड़ा वजूद मेरी बर्बादियों की वजह थी। मेरी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी वीरानों में धकेलने वाला था। मैंने पेचकस पकड़ा और उसके पसीने को चीर कर उसमें दिल निकाला और अपने हाथों से बुरी तरह मसल दिया। उस दिन मेरे अंदर उस कदर वहशत जुनून देखकर मेरे बॉस ने मुझे स्कॉर्पियो का नाम दिया। अस्परा, मेरा बाप मरते वक्त मुझे स्कॉर्पियो बना गया, वो खुश्क सा कहका लगाते हुए बोला, जबकि वो पास खड़ी शिद्दत से रो दी। उसके बाद बॉस ने मुझे अपना राइट हैंड बना लिया और मैं उसकी ज़िंदगी में धंसता चला गया। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं रही। दिल तो उसी दिन मरता हो गया था जिस दिन अपने माँ को अपने हाथों से दफन किया था। अस्परा, मैं मौत से खेलने लगा। मैं इंसान से कब मॉन्स्टर में बदल गया एहसास ही नहीं हुआ। एहसास होता
पता भी कैसे जज्बात में भी मर चुके थे, उस तरह बैंकॉक में अपनी जगह अपनी ज़िंदगी मौत के हवाले करके मैंने बहुत सारे टारे को वहाँ से निकाला और अपने सारे साथियों को भी भगा दिया। ऑफिसर सनान को लगा मैं मर गया हूँ, लेकिन मेरी जगह कोई और आदमी चला था। मुझे कोई परवाह नहीं रही थी। मैं हर गलत काम करने लगा। मेरे पास हर चीज़ थी, दोस्त, पैसा, औरतें, शोहरत, मुख्तसर दुनिया की हर चीज़ मेरे कदमों में मौजूद थी, लेकिन सुकून नहीं मिला मुझे। अस्परा और ज़ैन और अरसल ने मुझे अपने पापा की मौत का जिम्मेदार मुझे कभी नहीं माना। उल्टा उन लोगों ने मुझे उस हादसे से निकलने में मदद की। वो दोनों मुझे बहुत अजीज़ है। वो दोनों मेरी ज़िंदगी बन के मैंने उसे ज़िंदगी में खुश रहना चाहा, लेकिन नहीं वो रह पाया। मेरे पापा मर कर भी ज़िंदा हैं, तो वो आज भी मौजूद है, यहाँ ज़िंदा है वो। और हमने अपने दिमाग पर शहादत की उंगली मारते हुए कहा, मुझे ख्वाब इतने आते हैं कि जो मुझे टॉर्चर करते हैं, जैसे मेरी माँ चीख रही है, अरहम बेटा आओ मेरी मदद करो। आंटी शाजिया चिल्लाती हैं मुझ पर। मैंने कैसे उनके शोहर को कत्ल कर दिया, उनकी जुड़ी ज़िंदगी उजड़ी ज़िंदगी चार थी। ये ख्वाब मेरी चार नहीं छोड़ते। मैं पागल हो जाता हूँ, मैं बेरहमों की तरफ फिर कत्ल करता हूँ, मैं इससे कत्ल करता हूँ। अस्परा लोग सोच भी नहीं सकते मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ। आर ट्रू मॉन्स्टर वर्स देन माय फादर। अस्परा मेरी तरफ देखो, अस्परा तुम्हें ये चाहिए, रहना है इसके साथ, ज़िंदगी गुजारनी है यहाँ। वो चिल्लाया तो अस्परा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामे। और प्लीज़ अस्परा तो तरस मत खाओ मुझ पर, मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ। काश उसने मुझे मार दिया होता, मैं अपने मामा के साथ मर जाता। मैं एक बिल्कुल मौसर बचा हूँ। मैं क्या था, वो क्या हूँ, उसे चीखते हुए कहा और पास पड़ा टेबल दूसरी जानिब उछाल दिया। मैं अपने बाप से कम नहीं हूँ और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। चिल्लाते हुए आसपास की चीज़ें सारी चीज़ें तोड़ने लगा। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर नहीं रह सकती तुमसे दूर। मैं खुद तुम्हें नहीं जानती, मैं इतनी बेबस क्यों हूँ, आखिर क्यों हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू। वो खुद से लड़ रही थी। अपनी सोच पर एक झटके से अरहम की जानिब देखा जो कमरे सामान तोड़ने में मसरूफ़ था। ओह गॉड, दादी सही कहती थी, मुझे उससे प्यार है, यही वजह है मैं उसे किसी के करीब जाता हुआ या खुद से अलग होता नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये तुम पर तरस खाना नहीं है अरहम, बल्कि सच में तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। वो कप कपाते रबों पर दांत रखते हुए नम आंखों से खुद से बड़बड़ाई, लव इज़ वैन वन पर्सन नोज ऑल ऑफ योर सीक्रेट्स, योर डीपेस्ट डार्केस्ट मोस्ट dreadful secrets which no one else in the world knows, yet in the end that one person doesn't think any less of you, even rest of the world does. That one person is truly madly in love with you. अस्परा के साथ ऐसे ख्वाब थे ग्रेजुएशन के बाद दानिश से शादी कर लेना, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस पाक साथ से उसके लिए कुछ अलग ही सोचा हुआ था। उसका अस्परा का इरादा नहीं था और किडनैप होने का। वो इस वजह से सच से क्लब नहीं गई थी। वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक क्रिमिनल को अपनी जानिब ट्रैक कर ले, ये सब उसके हाथ में नहीं था बल्कि उसकी ज़ात के हाथ में था जिसने उसकी तकदीर लिखी थी। शुरू में वो उससे झगड़ी, नफरत की, यहाँ तक कि भाग भी गई, मगर किस्मत ने लाकर फिर उसे उसके पास ही फेंका और उस पर दिल हारने लगी। जिससे लोग डरते हैं, पुलिस जिसकी जान के पीछे है, लेकिन उसके सब के बावजूद वो उसे इश्क है उससे। और जब इंसान इश्क करता है वो अपना अच्छा बुरा सब भूल जाता है। इसलिए वो लोगों की परवाह किए बगैर उस रास्ते पर चलने को तैयार थी। बेशक ये रास्ता उसके वजूद को खाक में मिला देता। जब वो चीज़ें तोड़कर थक गया तो वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। वो छोटे छोटे कदम उठाकर उसके बराबर बैठ गई, उसके सीने पर सर रख दिया। अरे मेरे जो जज्बात तुम्हारे लिए हैं, आई प्रॉमिस, ऐसा तो कभी दानिश के लिए भी मैंने महसूस नहीं किया था। तुम रूह में उतर गए हो, मुझे नहीं पता, इतनी मोहब्बत मुझे खुद से भी नहीं है या नहीं जानती। मैं तुमसे गिरने लगी हूँ। तुमने अपनी ज़िंदगी में कितनी बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। एक मुकम्मल फैमिली तो देखी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बनाने की, ताकि तुम दोबारा से वो रिश्ता महसूस कर सको जो तुमने 2 साल की उम्र में खो दिया था, ताकि तुम दोबारा से वो रिश्ते महसूस कर सको जो तुमने 9 साल की उम्र में खो दी। बस की धड़कनों को सुनते हुए सोचने लगी जो इंतहाई तेज़ी से चल रही थी। अरे तुम आज भी इस अज़ियत के साथ बंधे हुए, तुमने खुद को एक पल के लिए भी उससे रिहाई नहीं दी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये घर है जिसके ऊपर तुमने अपना नया घर बनाया है। तुमने खुद को हमेशा उस 9 साल अरहम से जोड़ कर रखा है। वो नम आंखों से उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी जो बहुत टूटी फूटी हालत में मैं ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसका हाथ पकड़कर उसके वापस अपने कमरे में ले गई। अभी उन्हें वहाँ आए 2 मिनट भी नहीं हुए थे अरहम को गाल आ गई, जिसकी वजह से ऐसे इमरजेंसी वहाँ से किसी काम पर जाना पड़ा। मैं सजाऊंगी ये घर अरहम और तुम्हें इस दलदल से निकाल कर रहूँगी। वो खुद से वादा करती रूम से निकली और मुलाजमों के साथ सारे घर की सफाई करवाने लगी। घंटों के बाद घर ऐसा था जैसे कि यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना था। अस्परा का सैर बजा तो उसकी वजह से उसने खींची। हेलो, उसे मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं ये सोचूं कि सब ठीक चल रहा है या ये कि तुम ड्रामा कर रही हो। मलिहा बेगम की हैरान कुन आवाज़ सुनकर
اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں ہاں نا ماما، میں سچی خوش ہوں، وہ کہہ لگاتے ہوئے بولی۔ ماشاء اللہ، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ سچ بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ تمہیں ہرٹ تو نہیں کرتا؟ تو کب آ رہی ہو اسپرا واپس؟ ماما سانس لیں۔ اوکے میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتا، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے بولی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، اس نے تمہیں کچھ نہیں بولا؟ ملیحہ بیگم نے بے یقینی سے کہا۔ ماما وہ اب تک وہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اسپرا عبدالجبار، مجھے ذرا بتانا پسند کرو گی کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کا فل نام تب لیتی تھی جب انہیں کسی گڑبڑ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے میری پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی تھی اور بولا ہے کبھی واپس نہ ہو۔ اور اب جب آتے ہوئے بولی، واہ یہ بہت اچھی خبر ہے، کب کی فلائٹ ہے، کب پہنچ رہی ہو یہاں؟ عبدالجبار کہہ کر خوشی سے اپنے شوہر کو پکارنے لگی۔ یہ اسپرا ہے، بات کرو اس سے۔ انہوں نے کہہ کر عبدالجبار صاحب کو فون پکڑا دیا۔ پڑی انہوں نے محبت سے پکارا۔ جی پاپا کیسے ہیں آپ؟ میرا چھوڑو، اس باسٹر کا بتاؤ، کیا وہ تمہاری لائف مشکل بنا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے میں پاپا ریلیکس ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے الفاظ کاٹ کر فوری بولے، مجھ سے جھوٹ مت بولو پری، میں نہیں بول رہی، آئی پرومس۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اس نے تمہیں آنے کی اجازت کیسے دی؟ یہ ضرور کوئی ٹریپ ہے۔ وہ پریشانی سے بولے، نہیں پاپا وہ سچ میں مجھے اجازت دے رہا ہے واپس آنے کی، لیکن کب کی فلائٹ ہے؟ میں تمہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر آ جاؤں گا۔ اس کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے بولے، میں نہیں آ رہی پاپا۔ اس کے بعد پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کیا کہہ رہی ہو اسپرا؟ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگے۔ میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ عبدالجبار صاحب نے بات ختم کر دی جو وہ نہیں کہہ رہی تھی۔ پاپا میں نے کوشش کی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے میں اس سے محبت کر بیٹھی، لیکن مجھ سے اس سے پیار ہے پاپا۔ وہ یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تبھی دروازہ کھولا اور ہم گھر میں داخل ہو۔ اس نے اسپرا کی جانب مسکراہٹ اچھالی، مگر اس کے ہاتھ میں سیل دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی اور اشارے سے پوچھنے لگا، کون ہے فون پر؟ اسپرا نے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے تو وہ غصے سے وہیں کھڑا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ پاپا، اور ہم سمجھ گیا وہ کس سے بات کری، اور وہاں سے ہٹ کر سکون سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگا جو وہ باہر سے لے کر آیا تھا۔ پاپا مجھ سے بات کرے۔ اسپرا کی آنکھوں بھیگنے لگی۔ مجھے معاف کر دے پاپا، معافی مت مانگو، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، اگر تمہاری خوشیوں سے جڑی ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، ہمیں تم پر یقین ہے اسپرا، اور خوشی ہے تم نے اپنے دل کو فالو کیا۔ اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ تھینک یو پاپا، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو آلویز۔ چکھتے ہوئے بولی، وی لو یو ٹو، ہیپی برتھ ڈے سویٹر۔ عبدالجبار صاحب مسکراتے ہوئے چلائے تو اسپرا نے جلدی سے اسپیکر پر ہاتھ رکھ دیا کہیں ارم نہ سن لے، مگر وہ اس سے کافی زیادہ دور تھا۔ شکریہ پاپا، ہیپی برتھ ڈے پری۔ ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ ماما پاپا، اپنا پاپا کا اور بیلا کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، میں ضرور رکھوں گی، لیکن تمہارے پاپا بہت سر کھاتے ہو۔ شرارت سے بولی، تمہیں مجھ سے محبت ہے ڈارلنگ؟ عبدالجبار صاحب چلائے تو اسپرا ان کی نوک جوک سن کر کھرکھرانے لگی۔ ٹھیک ہے پھر بعد میں بات ہوتی ہے، اپنی دادی ماں سے بات ضرور کرنا۔ ملیحہ بیگم جلدی سے بولی، اوکے مما، فکر نہ کریں، کہہ کر کال بند کر گئی۔ وہ کال بند کر کے اس شخص کی جانب بڑھ گئی جو پلیٹس لگانے میں مصروف تھا۔ ویسے جناب اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ اسپرا اس کے قریب جا کر پوچھا۔ وہ آئی ایم سوری، ویسے تمہارے پاپا کو کیا بول رہے تھے؟ وہ فریج کی جانب بڑھتا وہ پوچھنے لگا۔ خیر وہ جاننا چاہتے تھے کہ سب کیسا جا رہا ہے؟ اسپرا نے توسیع سے اسے چھپاتے ہوئے کہا، اس کی محبت ہے، دوسری آج اس کی برتھ ڈے ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ اور ہم نے گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ اس کے وجود میں ٹینشن کافی نمایاں تھی۔ آئی سیڈ ایوری تھنگ از فائن، دیٹ یو ہیو بین اے ڈارلنگ ٹو می۔ اسپرا نے کہہ کر اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھا، دوسرا کمر پر رکھا، تو اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی جو اپنے لیے کولڈ ڈرنک ڈال رہا تھا اور ساتھ اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ ڈارلنگ، وہ بوتل نیچے رکھ کر اپنا رخ اس کی جانب کر کے پوچھنے لگا، جس پر اسپرا نے وہاں میں سر ہلا کر اسے حق کیا تو وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے بال کندھے سے ہٹا کر اس کی وجود کی خوشبو اپنے سانسوں میں بسانے لگا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے کہہ کر اپنا آپ اس سے دور کیا جبکہ وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی تو اس کی نزدیکی پر مشتعل ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گیا اور شاپنگ بیگ سے گلاب کے پھولوں کا بہت بڑا گلدستہ اور ساتھ ایک چھوٹا سا باکس نکال کر لے کر آیا۔ اسے قریب آ کر وہ گلدستہ اسپرا کو پکڑایا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی اور ہم نے اسے پشت سے حق کیا اور اس کے بال اس کی گردن سے ہٹا کر وہاں ایک لاکٹ لکھا ہوا تھا اے پہنا دیا جس کے اندر دل تھا اور اس میں الفابیٹ اے تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بیبی۔ اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا سرگوشی نے ماں بولا تو وہ بھی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنی گردن میں موجود لاکٹ کو چھونے لگی۔ یہ لفظ ہم دونوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے سنبھال کے رکھنا اسے، وہ نرمی سے بولتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ تھینک یو اینڈ آئی لو یو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی مگر صرف شکریہ ہی بول پائی، باقی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ بہت اسپیشل ہے ارم، وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے گلے لگ کر اس کی گال چومتے ہوئے بولی، تمہارے لیے تو کچھ بھی میری جان، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی تھوڑی کو چومتا ہوا بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اوکے بیبی، ابھی مجھے جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسپرا کا دل کیا
کہ وہ اسے نہ جانے دے، پتہ نہیں کیوں اس کے ایسے جانے پر اس کا دل گھبرایا تھا۔ ارے آج مت جاؤ۔ وہ جب اپنی بائک پر بیٹھ گیا تو وہ نرمی سے بولی، میری جان فکر مت کرو، ضروری کام ہے، بہت جلدی آ جاؤں گا۔ اس کا ماتھا چوم کر نکل گیا اور وہ اسے وہاں سے زیادہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے پارٹ 1۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، یا ہم ایک نو ناول اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔